दैट इज ट्रू, देन ऑल्सो वी फियर चुशलाम। क्यों भाई? हु फियर्स चुशलाम? नो बडी फियर्स चुशलाम। खैर एनीवेज चलिए शुरू करेंगे। सर क्या पंशीर का कोई मदद नहीं कर सकते? दीप जी नहीं, बिल्कुल उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। वरुण शर्मा जी धन्यवाद। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए वो भी सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ताकि आपको आपको देखकर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कौन सी बात? सबसे पहले आपकी सेहत की बात। और सेहत की बात में क्या? नहीं वो नहीं जो आप रोज़ सुनते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। आज कुछ हटकर रहेगा, है ना? रोज 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 वही सुनते रहोगे, आप भी बोर हो गए होंगे। नहीं तो सेहत की बात में कुछ थोड़ा सा हटकर। और क्या हटकर? कि भाई ऐसा क्या खाया जाए, ऐसा क्या सेवन किया जाए जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। तो वो क्या चीज़ हो सकती है? कुछ तो ऐसा होगा जो आपकी सेहत को अच्छा रखे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी चीज़ें, एटलीस्ट उन चीज़ों से बहुत अच्छा है जो आप अमूमन खाते हैं। और ये रही वो चीज़। 2 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स। चिया सीड जो होते हैं, अब ज़रा देखिए इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें। 64% मोर पोटेशियम देन बनाना, केले से बेहतर। 3x मोर आयरन देन स्पिनिच, पालक से बेहतर। 5x मोर कैल्शियम देन मिल्क, दूध से बेहतर। 20% प्रोटीन, 32% ऑफ योर डेली मैग्नीशियम, 2x द एंटीऑक्सीडेंट ऑफ ब्लूबेरीज, भाई ये तो बहुत आवश्यक है। 100% मोर ओमेगा 3 देन सैल्मन फिश, सैल्मन लोग बोलते हैं, सैल्मन फिश खाओ, जरूरत नहीं है चिया सीड खा लीजिए साहब, वेजिटेरियन में सब कुछ अवेलेबल है। 41% ऑफ डेली फाइबर। तो ये वो कमाल की चीज़ है भाई। तो चिया सीड्स ये आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तमाम सारी जगह मिल जाएगा। तो आपकी सेहत इससे बेहतर रहेगी। ग्रीन सलाद ऑलवेज। जयेश चौहान जी धन्यवाद। चिया क्या आपको मिल जाएगा सर? आपको ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। फलों में डालकर बचपन में खाते थे। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आज सेहत की बात थोड़ी सी हटकर, है ना, थोड़ा सा अलग आपके लिए सेहत की बात हो गई, राइट? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वही बात होने वाली, वही बात नहीं, थोड़ा सा कुछ तो हमने कहा हटकर कर लें आपके लिए, ताकि आपके लिए भी इजी रहे और हमारे लिए भी इजी रहे। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। और कश्मीर से क्या खबर आ रही है? कश्मीर से वो खबर आ रही है, कल एक सज्जन के बारे में हमने बात करी थी, बताया था ना, पिल्ले साहब जो थे, पाकिस्तानी पिल्ले। तो पाकिस्तानी पिल्ले का क्या हुआ भाई? पाकिस्तानी पिल्ले के जाने के बाद हंगामा हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ठिकान हो जाएगा। कश्मीर में मच्छर भी नहीं मरा। कश्मीर में सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल, नॉट इवन वन इंसिडेंट अकर्ड इन लास्ट 2 days. People cooperated, security forces are working with great restraint. I congratulate people, they have faith in peace. Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh on security situation in J&K after death of SAS Gilani. गिलानी साहब, ओ हो, पिल्ले साहब ने सोचा था जब हम जाएंगे बवाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वैसे एक बात है, पिल्ले साहब के जो बच्चे हैं वो दोनों बाहर पढ़ते हैं, शायद बेटी उनकी डॉक्टर है, दोनों बाहर पढ़ते हैं। पत्थर यहाँ के लोगों के हाथ में दे दिए, बंदूक यहाँ के लोगों के हाथ में दे। अरे साहब अपने बच्चे के हाथ में बंदूक देते ना। आपका बच्चा नहीं आया आप गोली चलाने आपके जाने के बाद, 72 उर के पास जब आप पहुँच गए। ये इन लोगों की असलियत, ये अलगाववादियों की असलियत ना, जो ये इतनी सारी बातें करते हैं, इनकी असलियत ये है कि ये खुद अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर नहीं रखते हैं, खुद अपने बच्चों को आतंकवाद में नहीं उतारेंगे, दूसरे के बच्चों को उतार देंगे। बहुत बढ़िया। चलो साहब, देर से ही सही, कल भी हमने कहा था, आज फिर कहते हैं, बड़ा अफसोस है कि कानून इन्हें सज़ा नहीं दे पाया। कानून इन्हें सज़ा देता तो ज़्यादा खुशी होती। नकुल वर्मा जी राम राम। ठीक है, खैर चलिए साहब, तो ये तो ही कश्मीर से बात। अब एक आपको तस्वीर दिखाते हैं, एक बड़ी गज़ब की तस्वीर हमारे पास में आई, एक रॉकेट लॉन्च की तस्वीर आई है।
उस रॉकेट लॉन्च की वीडियो को आप देखिए और ज़रा अंदाज़ा लगाइए। बूम! ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा नज़ारा। ये रॉकेट उड़ा और ये पूरा फट गया, ये इसका फ्यूल व्यूल सब हवा में ही जल गया। और सोचिए क्या खतरनाक धमाका है। स्पेस रॉकेट था ये। अरे साहब, अब ये स्पेस रॉकेट फटा तो इसका तो बड़ा हंगामा होना चाहिए, पूरे विश्व में इसकी धमक होनी चाहिए, लेकिन कहीं धमक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण वो हम आपको बताते हैं। ये वो रॉकेट है ना, फायरफ्लाई एरोस्पेस रॉकेट एक्सप्लोड्स आफ्टर कैलिफोर्निया लिफ्ट ऑफ। ओके, अच्छा, ये है कैलिफोर्निया से लिफ्ट ऑफ हुआ था, ये अमेरिकन रॉकेट था। अच्छा, तो फट गया तो कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, इसको इंडियन मीडिया नहीं दिखाएगा। फर्ज कीजिए यही रॉकेट यदि भारत का होता तब क्या होता। हालांकि राजीव गांधी के ज़माने में जब मैं दूरदर्शन देखा करता था तब अक्सर ऐसा होता था, आज रॉकेट उड़ेगा, और लाइव टेलीकास्ट होता था उसका। रॉकेट जाता था जूम और फिर हिंद महासागर में गिर जाता था जाके। फटता तब भी नहीं था, हवा में कोई नहीं फटा मेरी नज़र में, मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन तब अक्सर गिरता ही रहता था, क्योंकि लादी दादी कंप्यूटर लाए थे। कंप्यूटर थी, टेंचुलेटन मिट्टी तो जाती थी तो नीचे जाते दिल जाता था, उड़ता था, और उड़ने के बाद धड़ाम से नीचे आ जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं होता। भारत का कोई भी रॉकेट अब फेल नहीं होता। लगभग सभी रॉकेट जो हैं वो बाकायदा सही दिशा में जाकर और सैटेलाइट को सही कक्षा में स्थापित करने में आज सक्षम है। पूरा विश्व आज भारत से रॉकेट्स को छुड़वाता। तो अमेरिका भी अब प्राइवेट कंपनियों को लेकर आया है। कैलिफोर्निया की कंपनी फायरफ्लाई भारत से कंपटीशन के लिए, लेकिन अफसोस कंपटीशन हो नहीं पा रहा। सस्ता करने के चक्कर में हवा में ही विस्फोट हो जा रहा है, और अभी तो ट्रायल रन ही चल रहे हैं। नितिन जी, चालू हो गए रेसिस्ट एंटी अमेरिकन कमेंट्स चालू हैं, ये क्या हुआ? तो ये स्थिति है। यदि यही स्थिति भारत की होती तो पता नहीं अभी क्या होता, अब तक तो हंगामा हो गया होता। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। जिस बात के लिए बहुत सारे लोग परेशान होंगे, कितने दिन अफ़गानिस्तान चलेगा? जब तक अफ़गानिस्तान चलेगा तब तक चलेगा, उसमें कोई क्या कर सकता है। आज अफ़गानिस्तान से जो खबर आई, उस खबर को देखने से पहले ज़रा ये देखिए, हा, परेड देखिए ज़रा, क्या गजब है साहब। विश्व के अंदर कोई भी ऐसा आतंकवादी संगठन नहीं है जिसके पास इतनी मसल पावर, इतनी मिलिट्री पावर हो। विश्व के अंदर कोई ऐसा आतंकवादी संगठन नहीं है। और ये सब कुछ किसकी बदौलत? ये सब कुछ थैंक्स टू जो बाइडेन, थैंक्स टू अमेरिका जो छोड़ के गए। अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए इसमें कि भाई साहब आप लोग अगर छोड़कर नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। आप छोड़कर गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करके गए। खैर, जैसे आपके यहाँ रिपब्लिक डे परेड होती ना, ऐसी तालिबान भी परेड कर रहा है। और परेड में देखिए सबसे आगे कौन है? हा, क्या बात है, वही गजब साहब, ये इनकी परेड चल रही है। दादे ओसरा बेला बेलो इस्तिशादी तो द इस्लामी इमारत का आलम शरीफ ची पतवेबा के इमाम मुज़य्यन दे जंगली तरह नाबी सरा। इसको बंद कर दूं वरना आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। सामने स्टेज भी बना हुआ सलामी के लिए। सलामी लेने वालों को देखिए, इनको देखिए, सलामी लेने वालों को देखिए, मुंह पे कपड़ा बांध के, ये भी मुंह पे कपड़ा बांध के। ये विश्व की ऐसी पहली सेना है अजीबोगरीब जो मुंह पे कपड़ा बांधे। अरे बड़े फट्टू लोग हो यार, मतलब कमाल के लोग हैं। ये लीजिए, ये आ गए। हमने सुना था बुर्का औरतें पहनती, इनके आदमी भी बुर्का पहनते लगता है। ये हा, ये देखिए, ये क्या बात है साहब। ओहो हो, बताइए, गाड़ियों से खिंच के आ रहे हैं, बाकायदा तख्ती उक्ती लगा के। ओ, मोटरसाइकिलें भी है भैया, गजब की रिपब्लिक डे परेड है इनकी। और जी हथियार आए इनके भैया, जो अमेरिका छोड़ कर गया है, भाड़े वाले टट्टू के हथियार। एक एक करके सारे हथियारों की आज नुमाइश।
हालत लेकिन वही है, मुंह पे कपड़ा बांध रखा, कोई देखना, लेकर बाद में मारेंगे। अभी भी डर बड़ा भयंकर बैठा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है कौन कब लोग। अरे साहब BM-1 रॉकेट तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वेल्डिंग कर करा के कबाड़े को उठा के ले आए। खैर दिखा रहे हैं दुनिया को, ऐसी अजीबोगरीब कहीं में कोई रॉकेट देखा आपने भाई? काहे से छूटता है ये लाल वाला रॉकेट बड़ा गजब था। 1 मिनट यार, इसको फिर से देखेंगे अपन यार। ये बवाल कहाँ से आया? ये पिचकारी कहाँ से ले आए? खैर पिचकारी ले आए भैया कहीं से, भगवान जाने कहाँ से आए, कहाँ से ले आए। और लो भैया, अरे गजब गजब गजब, हमें तो पता ही नहीं था। ये टेलीफोन की भी भैया नुमाइश लगती है, ये तो हमें कभी दिखाया ही नहीं। गजब गजब साहब गजब। हाँ जी, अब ये आए अपनी औकात पे। ये जो वायर वाले जो आ गए ना, ये बम 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 पे आ गए। 3 के डब्बे, ये देखो कितने ये हिलते डुलते, ये खाली खाली 3 के डब्बे ले आए यार ये लोग। अरे भैया बड़ा गजब के लोग हैं यार। लो भैया, ये हो गई खतरनाक वाली परेड, डर जाओ अब इससे। और ये आखिरी में चलती हुई गाड़ी, वाह क्या बात है, ऐसी परेड हमने आज तक नहीं देखी। लेकिन ये परेड जो है, ये परेड भी इसको थैंक्स टू अमेरिका बोलना चाहिए, क्योंकि जो बाइडन अगर नहीं होते तो ये परेड नहीं हो पाती। जो बाइडन साहब के को धन्यवाद जितना दिया जाए उतना कम है। खैर, सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं इंडिया इज प्रोवाइड्स चीपेस्ट ऑप्शन फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। हाँ बिल्कुल सूर्यकांत जी, विश्व के अंदर सबसे सस्ता अगर कोई उपाय है रॉकेट लॉन्च करने के लिए तो भारत है। जोशी जी कहते हैं पिचकारी, हाँ सच में है जोशी जी, पिचकारी जैसे ही लग रहा है। सुपर्ब एनालिसिस एंड रिस्पेक्ट योर नेशनलिज्म, धन्यवाद CA गौरव त्रिपाठी जी। तो साहब ऐसी ऐसी चीज़ें, अब सवाल ये उठता है, अमेरिका कहता है वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। आप नेगोशिएट क्या, आप तो उनके साथ एग्रीमेंट करते हो। दोहा एग्रीमेंट आप ही का तो किया हुआ, आपने साइन किए हैं पेपर्स पे, आप तो एग्रीमेंट करते हो उनसे, आप तो घुटने टेकते हो। तब क्या भाई, कमाल की बात है, कहाँ कहाँ से मतलब कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। मतलब बोलेंगे कुछ, करेंगे बिल्कुल कुछ, ऐसा गजब। सवाल इससे भी बड़ा ये कि ये जो आज जो परेड हो रही है, जगह जगह जो परेड हो रही है, इस परेड का जिम्मेदार कौन है? आतंकवादियों के हाथ में जो हथियार लगे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है अमेरिका खुद। अगर कोई व्यक्ति, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, अमेरिका ने जब इराक के ऊपर हमला किया तो भारत की एक कंपनी थी निकुंज एग्जिम्प और कुछ कंपनियां थी जिनके ऊपर आरोप लगा कि ये यूरेनियम टेक्नोलॉजी जो है, यूरेनियम टेक्नोलॉजी इराक को दे रहे थे, ईरान को दे रहे थे, और इतना प्रेशर बनाया कि भाई उन कंपनियों को बंद करना पड़ा, उनके मालिकों को जेल में डालना पड़ा भारत को, मतलब इतनी सारी इन्होंने प्रेशर बनाया भाई आप, जबकि उनको कुछ ऐसा नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा। तो ये तब था जब आपने कुछ भी नहीं दिया, तमाम सारे केमिकल्स वगैरह थे वो जाते हैं, ठीक है, उसका उपयोग उसमें भी हो सकता है, अब इसको तो किसी को नहीं मालूम ना, हो सकता नहीं। लेकिन जिस अमेरिका ने इतने सारे हथियार दे दिए, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बना दिया हथियारों के मामले में, एक देश बराबर खड़ा कर दिया, उस पर क्या होना चाहिए? 85 बिलियन डॉलर्स के हथियार जिसने दे दिए, उसका क्या करना चाहिए? क्या अमेरिका के ऊपर UN में, वर्ल्ड कोर्ट में ये केस नहीं चलना चाहिए कि ये आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है? और क्या अमेरिका को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन बोलेगा कौन? भारत क्यों बोले? भारत तो नहीं बोलेगा। अब सवाल ये उठता, बोले कौन? तो उससे परेशान कौन था? ईरान परेशान था, तो ईरान को बोलना चाहिए। तो ईरान क्यों बोलेगा? क्योंकि ईरान तो खुद तालिबान के साथ खड़ा, तो ईरान भी नहीं बोलेगा। फिर कौन बोले? टर्की बोलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ में भाई अब तालिबान के साथ में खड़ा है। ताजिकिस्तान तालिबान के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन उसका अमेरिका से इतना बैर नहीं कि वो अमेरिका के लिए बोले, क्योंकि अमेरिका उसके लिए कुछ नहीं बोलता है। तो बड़ी सिचुएशन बड़ी फंसी हुई है। लेकिन कुल मिला के बात ये आती है कि भाई एक बहुत जेन्युइन सी बात है, आतंकवाद को समर्थन करना, आतंकवादियों को हथियार देना, ये क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है।
और इसके लिए तमाम सारे देशों को ट्राई किया जाता है, उनका ट्रायल किया जाता है तमाम, भाई आप आतंकवाद को पनपा रहे हो। तो सबसे बड़ा आतंकवाद को पनपाने वाला आज कौन है? सबसे बड़ा अगर कोई देश है जिसने सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को पनपाया है, सबसे ज़्यादा $85 बिलियन के हथियार अगर आतंकवादियों को दिए हैं, तो वह है अमेरिका। तो क्या अमेरिका के ऊपर इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अमेरिका के ऊपर पूरे वर्ल्ड का प्रेशर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जल्दी हो। उमेश पांडे जी धन्यवाद। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। एक चाइना, जिसने अपने चाइनीज़ वायरस से लोगों को परेशान कर दिया, जितने अफगानिस्तान में लोग नहीं मरे उससे ज़्यादा मार दिए महज 1 महीने में। दूसरा अमेरिका है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करके, पिछले दरवाजे बैकडोर से सपोर्ट करके आतंकवादियों को और पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलाना उसका पर्पस है। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम कहते हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, और ये बहुत क्लीन है, एकदम क्लियर है कि भाई रूस चाइना बोल सकता नहीं बोलेगा चाइना, तुम मेरी छुपाओ मैं तुम्हारी छुपाऊंगा। रूस अपना एक अलग ही वजूद ढूंढ रहा है सुपर पावर बनने का। रूस के पास एक अच्छा मौका है, रूस ऐसा कर सकता है। क्या रूस कर पाएगा? देखने वाली बात है, वो देखेंगे। लेकिन बहुत सारे वीडियोस आज ये अफ़गानिस्तान से आए, इन्हीं हथियारों के दम पर आए, और बताया गया कि हमने पंजशीर में जो है हंगामा हो रहा है, पंजशीर में जो है सारे तमाम सारे वीडियोस पंजशीर के बताए जा रहे हैं। नॉर्थ फ्रंटियर अलायंस ने ये वीडियो जारी की। इन्होंने बताया कि इन्होंने भारी नुकसान किया तालिबान का। ये सुबह ये वीडियो जारी हुए थे। दोनों तरफ से आज वीडियो जारी होते रहे। कब का है, कहाँ का है, ये नहीं मालूम। बोले पंजशीर का है, किस तारीख का है ये नहीं मालूम। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। ये नदर्न फ्रंटियर अलायंस जो उनका चल रहा है, नॉर्थ फ्रंटियर अलायंस, उनका वीडियो था ये, उनके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, पंजशीर वैली का कि भाई तालिबानी हमारे यहाँ घुस रहे थे तो हमने तालिबानियों की बैंड बजा दी। अच्छी बात है, वीडियोज़ आज बहुत सारे आए हैं साहब, इसलिए ज़रा विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भी वीडियो जारी किए। सुबह उन्होंने किया तो तालिबान ने भी उसके बाद वीडियो जारी किया, और ये रहे तालिबान के वीडियो। बोले जी हमने तो पंजशीर में इनके टैंक वैंक कब्जा कर लिए। ठीक है साहब, तो दोनों ने किया। अंकुर शर्मा जी आपकी बात पर आ रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करें, आपकी बात सबूत के साथ लेकर आऊँगा, बिना सबूत के नहीं। ठीक है, तो दोनों तरफ से वीडियो वॉर शुरू हो गया। इसके बाद शाम को क्या होता है? इसके बाद शाम को अचानक से ये फायरिंग शुरू हो जाती है अफगानिस्तान में। साहब ये वीडियो शाम को बड़े तमाम सारे पूरे अफ़गानिस्तान में, काबुल में, इधर उधर तमाम सारी जगहों पर इस तरह की फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग शुरू हुई तो किसी को ये समझ में नहीं आया आखिर फायरिंग हो किस लिए रही है। भाई पूछा गया, पता किया गया फायरिंग क्यों हो रही है, ये भी किसी को नहीं पता कि क्यों हो रही है। अंदाज़ा लगाया गया भाई कुछ अच्छा हो गया, कुछ बड़ा हो गया। अपने कहते हैं ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हो गया। अपने बड़ा चलता है, भारत में भी बड़ा चलता है, भाई बड़ा होने वाला है। चलिए और जगह की ज़रा फायरिंग देख लीजिए। तो ये तमाम सारी फायरिंग, हवाई फायरिंग, जमकर फायरिंग भी। माधवी जी कहते हैं द एंटायर यूएस गेम प्लान वाज टू मेक देयर आर्म्स लॉबी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, सो इट लुक्स लाइक यूएस आर्मी हैव लॉस्ट बट ऑल द मनी स्पेंड बाय यूएस केम टू देयर आर्म्स लॉबी, दे क्रिएट वॉर्स फॉर दिस।
माधवी जी बिल्कुल सही। खैर तो ये 2 3 4 वीडियो जो हैं ऐसे घूमते रहे, भैया कब्ज़ा हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। अब ज़रा समझिए, सबसे पहले जो खबर दी कि पंजशीर पर कब्ज़ा हो गया, तालिबान का कब्ज़ा हो गया, इस बात की खुशी मन रही। तो सबसे पहले खबर किसने दी? ये खबर दी वजाहत काज़मी ने। पंजशीर प्रोविंस हैज़ फॉलन, तालिबान हैव टेकन कंट्रोल टू कंप्लीट अफगानिस्तान। ये भाई एक तो ये प्रॉब्लम ये अंग्रेजी बड़ी ख़राब है। कौन है ये वजाहत काज़मी? बड़ी फजीयत इनकी आज हुई। जर्नलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर है, फॉर्मर कॉरेस्पॉन्डेंट डॉन न्यूज़ एंड सामा टीवी, रिपोर्टेड फॉर बीबीसी, CNN, हफपोस्ट, अ क्रिकेटर। अच्छा, कराची में रहते, ओ हो पाकिस्तानी हैं, कराची में रहते हैं। इन दिन आने मुल्क को फलाने लोग जा रहे हैं वाला वो वीडियो, वही वाले लोग हैं साहब ये। अच्छा, वही वाले रिपोर्टर हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी इनकी बड़ी ख़तरनाक है। तालिबान हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ कंप्लीट अफगानिस्तान। कमाल हो गया। पंजशीर प्रोविंस हैज़ फॉलन, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये न्यूज़ दी। अब पाकिस्तानी ने न्यूज़ दी तो भरोसा तो होगा नहीं भाई, पाकिस्तान की न्यूज़ पे हम कैसे भरोसा कर लें। तो भारत के मीडिया हाउस ने भी न्यूज़ दे दी भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ दे दिया, रिपोर्ट्स सले फ्लड टू तजाकिस्तान। अच्छा जी, क्या बात है। इससे पहले भी इनका आया, रिपोर्ट्स सले नॉट इन पंजशीर। क्या है पूरा मामला, जरा सुन लें। Now there are reports indicating that Amrullah Saleh is reported to have fled to Tajikistan with the commanders of Panjshir in 2 planes yesterday. Let's straight away go across to my colleagues tracking the developments very closely for you. We have Pradeep Datta as well as Deepak Gopana joining us on the broadcast for more on this. Deepak, to you first. What do we make of this update that we... तो साहब इन्होंने जो है अपने कमांडर्स को भी भगा दिया, साले साहब खुद भी भाग गए, पंजशीर छोड़ गए, कल ही भाग गए। आज पाकिस्तान वाले ने भी बता दिया। आंख बंद करके रिपोर्टिंग जब होती तब ये इसका ये नतीजा होता है। खैर, हम आंख बंद करके क्यों करें, हम ये भी आपको बताएंगे। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि भाई क्या असलियत है और क्या नहीं है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही न्यूज़ मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा है पंजशीर हैज़ फॉलन, पंजशीर हैज़ फॉलन। पंजशीर फॉल हुआ कि नहीं हुआ हमें तो नहीं मालूम। गोलियां जो चल रही थी उसका नतीजा क्या हुआ वो हम ज़रूर बता देते हैं। काबुल के अंदर गोलियां चल रही थी तो साहब ये उसका नतीजा हुआ, हवाई फायर जो करते हैं गोली नीचे भी गिरती है वापस। तो आसमानी गोली जिसको बोलते हैं ना, भारतीय भाषा में हम लोग बोलते हैं आसमानी गोली। तो आसमानी गोली से 3 लोगों की मौत हो गई काबुल में और कई लोग घायल हो गए। ये स्थिति है काबुल की। खूब गोली चला रहे थे, उन्हें लगा ये पटाखे बंदर के हाथ में उस तरह आ गया, पट 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 लगे हुए हैं। कमाल हो गया। अच्छा, मतलब भूल गया मैं तो आप भी भूल गए। लाइक कर लो, लाइक कर लो फटाफट, जल्दी से लाइक कर लो। तो खूब हवाई फायर किया, हवाई फायर का नतीजा ये हुआ। ठीक है, खुशी मन रही थी भाई, खुशी में तो ऐसा हो सकता है, अच्छी बात। लेकिन बात तो कुछ और थी। बात क्या थी? पंजशीर के इस बाबा से कांपते हैं तालिबानी, एक दिन में तकरीबन 500 तालिबानियों को मार गिराया। अरे गजब साहब, हमें तो पता ही नहीं था। एक दिन में 500 तालिबानियों को मार गिराया। बाबा से लोग डरते हैं। तालिबानियों से मोर्चा ले रहे नॉर्दर्न अलायंस ने गुरुवार की रात घोषणा की कि युद्ध अब शुरू हो रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक पंजशीर घाटी में पहले भी तालिबानियों को घुटने टेकने में मजबूर करने वाले कमांडर वाहिद जलंधर को एक बार फिर पंजशीर बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो साहब ये तो ऐसा था कि भाई पंजशीर बचाने की जिम्मेदारी, बाबा उनसे सब डरते हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? पंजशीर कैसे चला गया हाथ से? भाई हजम तो नहीं होता। खैर, नॉर्दर्न अलायंस ने आज जो ट्वीट किया, जो जानकारी दी, वो ये रही सामने। वॉर हैज स्टार्टेड, कमांडर वाजिद जालंधर वॉज अपॉइंटेड टू डिफेंड पंजशीर। Commander has 35 years of war experience and commanded in famous battles against the Taliban. When the Taliban had heavy loss in past, wish to Baba Jalandhar good luck. तो बाबा जलंधर बन गए। बाबा जलंधर के बारे में कहते हैं कि बाबा जलंधर का नाम सुन के तालिबानियों का जो पजामा है वो गीला हो जाता है, ऐसा सुनने में आया। इसलिए बाबा जलंधर जैसा कद्दावर नाम रखा गया। तो बाबा जलंधर जैसा कद्दावर नाम रखा गया
तो फिर ये कैसे हो गया? फिर आखिर ये जो है पंशीर कैसे चला गया हाथ से? पंशीर गया नहीं गया, वो भाग गए छोड़कर, बहुत सारी बातें आई। हमने कहा पता नहीं क्या सही है क्या नहीं। काबुल की तस्वीरें देखी तो हमने कहा पंशीर की तस्वीरें भी देख लें, और पंशीर की आज की तस्वीर, आज शाम की तस्वीर है ये, या आज शाम की पंशीर की तस्वीर है, आप भी देखिए। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. तो जितने लोगों ने ये बनाया था प्रोपोगेंडा कि पंशीर पंशीर फॉलन, पंशीर फॉलन, उनके अरमानों में पानी फिर गया। ये पंशीर का वीडियो है, आज शाम का वीडियो है, शाम के 8 बजे का वीडियो है, जब पंशीर के लोग सड़कों पर निकलकर तालिबानी विरोधी नारे लगा रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, किस चीज़ का जुलूस निकाल रहे हैं? तालिबान के विरोध में नारे लग रहे हैं, ये तो स्पष्ट है, लेकिन नारे किस चीज़ के लिए लगाए जा रहे हैं क्या मालूम, वो भी देख लेते हैं। तो जो कहा जा रहा है तालिबान से के डर से जो है अमरुल्लाह सलेह छोड़कर भाग गए, कमांडर भी उनके भाग गए, तजिकिस्तान में जाके पहुंच गए, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। हम तो खुद बड़े परेशान हैं। मतलब एक तो आजकल प्रोपेगेंडा बड़ा चलता, प्रोपेगेंडा में तालिबान और आईएस का कोई तोड़ नहीं है, बड़ा गजब प्रोपेगेंडा करते हैं। बहरहाल आईएस देखें, अमरुल्लाह सलेह जी आपके लिए आए हैं, क्या कह रहे हैं? पंजशीर से आए हैं, अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं सुने? There are some media reports being circulated around that I have fled my country. That's absolutely baseless. This is my voice. I am calling you from the Panjshir Valley, from my base. I am with our commanders and with the political leaders. We are managing the situation. Of course, it's a difficult situation. We are under the invasion of the Taliban and the Pakistanis and Al-Qaeda and other terrorist groups. We have held the ground. We have not lost territory. Over the past 4 or 5 days that the Taliban have launched their offensive, they have not been able to have any significant gain. They have suffered casualties. We have suffered casualties too. But anyway, the point of sending you this message is that we are here and I am here. I am inside Afghanistan. If any proof is needed, I can send it. So will you please share this with the outlets? Thank you. इंडिया टुडे की न्यूज़ को, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ को, नॉट इंडिया टुडे, सॉरी बेग योर पार्डन, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ को ट्वीट करके अमरुल्लाह सलेह को टैग करके पूछा गया था कि आपके खिलाफ में न्यूज़ आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज़ छापी है, आप भाग गए हो क्या? There are some media आप भाग गए हो क्या? यदि आप भाग गए तो वैसा बताओ। ये चीज़ उनसे पूछी गई थी। तो अमरुल्लाह सलेह ने इसके बाद में ये जानकारी दी, बोले भाई मैं तो नहीं भागा हूँ, और अंग्रेज़ी में दी ताकि पूरे मीडिया के पास ये पहुँच सके। इससे पहले का एक वीडियो और है, इससे पहले का एक वीडियो और है, तकरीबन इस वीडियो से कितने पहले का है, 1 घंटे पहले का उनका एक वीडियो और है, जो उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था अपने लोगों के, पंशीर के लोगों के लिए। ज़रा उसको भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिशात मबनी बरी के मैं कश्वर खुदा तर्क कردیم بیرون از افغانستان هستم و پروپاگاند دشمن است. من داخل پنجشیر هستم، در پایگاه خود هستم. جلسات متعدد با فرماندهان ما داشتیم، با شخصیت‌های سیاسی وضعیت مدیریت میکنیم. جای شک نیست که ये लोकल अफगानी भाषा में दिया था,
कि अब प्रोपोगंडा चला रहा तालिबान कि भाग गए, हम कहीं नहीं भागे, हम तो यहीं में पंजशीर में हैं। इसके बाद में भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान का एक ऐसा छज्जू टाइप का चवन्नी छाप रिपोर्टर, उसको उठा लिया भारतीय मीडिया ने, और भारतीय मीडिया ने कह दिया भैया वो जो है पंजशीर तो ख़त्म हो गया, उनके हाथ में पहुंच गया अफगानिस्तान के या तालिबानियों के। फिर उन्होंने एक अंग्रेज़ी में भी वीडियो किया, और अंग्रेज़ी में वीडियो इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें, आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये भाषा तो आपको समझ में आएगी नहीं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई भाई, पंजशीर फ़िलहाल तो अभी तालिबान के हाथ में नहीं आया है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टेक अदर मीडिया हाउसेज एज ग्रेन ऑफ सॉल्ट एक्सेप्ट नितिन शुक्ला एनालिसिस, लव इट गुरु जी। धन्यवाद अंकुर शर्मा जी। क्लियर हो गया अंकुर जी? मैं नहीं कहता सर, मैं तो उन लोगों से सुनवा देता हूँ जो खुद अपने मुंह से बोलते हैं। हमारा काम आपके सामने सच को लाना है, ना तालिबान से डरना है, ना किसी अफगानिस्तान से डरना, ना किसी पाकिस्तान से डरना है। जो सच है वो सामने आएगा। प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा, प्रोपेगेंडा लोग चलाने का प्रयास करते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये जो अभी तक जो टीवी पे जो आप देख रहे थे ना, 4-4 करोड़ के जो चैनल थे जिन्होंने बताया था, वो फेक न्यूज़ थी, फर्जी न्यूज़ थी। इस वक्त तक पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है, अभी तक। कल सुबह क्या होगा नहीं मालूम, अभी तक वहाँ नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है। कुछ जगहों पर अच्छी मुठभेड़ हुई है, किसकी कितने लोग गए हैं वो वक्त बताएगा, काउंटिंग अभी जारी है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से क्लेम करेगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, तालिबान ने शाम से 4 बजे से इस झूठ को फैलाना शुरू किया था कि पंजशीर उनके हाथ में आ गया है। शाम को वो तकरीबन 6 बजे 7 बजे के आसपास फायरिंग, ज़बरदस्त फायरिंग करके उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हम खुशी मना रहे हैं, पंजशीर हमारे पास आ गया। तालिबान ने एक बार फिर झूठ बोला है, और ये झूठ का जो प्रोपेगेंडा है, ये मशीनरी जो है, ये मशीनरी टिपिकल कम्युनिस्ट मशीनरी है, टिपिकल जो लोल सलाम है वो मशीनरी है। वो चाहे अमेरिका में बैठे लोल सलामी करें, चाहे चाइना में बैठे लोल सलामी करें, चाहे भारत में बैठे लोल सलामी करें, चाहे अफगानिस्तान में बैठे लोल सलामी करें, ये एक नंबर के फ्रॉड और झूठे होते हैं। इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आज के बाद हम तालिबान की बात पर कम से कम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। क्योंकि तालिबान लगातार इस बात को प्रोपोगेट कर रहा था, और लगातार उनका जो ऑफिशियल मीडिया है वो इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहा था। रचल आचार्य जी धन्यवाद। लगातार उनका जो ऑफिशियल मीडिया वो उसकी पुष्टि नहीं कर रहा था, ठीक है ना, कि हमारे पास आया या नहीं आया। खैर अब देखते हैं अब क्या, कल क्या बोलते हैं। ये वहाँ की तस्वीर है, ठीक है, क्लियर है, सबको एकदम क्लियर हो गया। किसी के मन में कोई संशय तो नहीं। अमरुल्लाह सलेह जी ने बोल दिया, अफ़गानी भाषा में बोल दिया, अंग्रेज़ी भाषा में बोल दिया। अंग्रेज़ी भाषा के लिए बाकायदा अपने टाई वाई लगा कर आए थे, कोट पहनकर। अफ़गानी भाषा में जब बोल रहे थे तब नॉर्मल थे। अंग्रेज़ी भाषा के लिए बिल्कुल सूट बूट पहन कर आए थे, एकदम ऑफिशियल बनकर कि हाँ वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट हैं। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। आइए, यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया, यदि आपको ये न्यूज़ हमारी सही लगी और आप चाहते हैं ऐसी हम और न्यूज़ आपके सामने लेकर आएँ, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेट्रियन पर patreon.com/नितिन शुक्ला है, और यदि पेपाल से सपोर्ट करना चाहें तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो शुरू हुआ, अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये हुई एक बात, ठीक है। शेव करके भी, हाँ, इंटरनेशनल मीडिया उनको पहचान सके इसलिए उसी लिबास में आए थे जिसमें उनको हम लोग देखने की हमको आदत है। पीछे अफगानिस्तान का झंडा भी लगा हुआ था, ठीक है। आइए, अफगानिस्तान में और क्या क्या चल रहा है ज़रा देखें। अब ये मोहतरमाएँ क्या कर रही हैं बताइए। अफ़गानिस्तान में, काबुल में, बिना बुरके, बिना हिजाब के इनको आज गोली पड़नी है, पक्की बात है, इनको पक्का गोली पड़नी है। खैर क्या कर रहे हैं लोग, इसको भी देख लें। अपन क्यों बोलें, हम खुद ही देख लेते ना कर क्या रहे हैं। हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।
आइए सुनते हैं, इनका जुलूस देख लें, इनका जुलूस निकल रहा है साहब। हक हुकूक इतना सुनाई दे रहा है हमको। हक तो आप समझते हैं, हुकूक भी आप समझते हैं। گرفتی عکس؟ میگرفتی دابله دیگه چیزا تو رسید شما دیگه. خب میگرفتید بریزید. چرا نگرفتید؟ تصویر گرفتی یا نه؟ تصویر گرفتی؟ علی تصویر گرفتی؟ یعنی وقتی ما دیگه میگن شما تصویر نگرفتید. तो साहब अपने हक और हुकूक के लिए निकल आई लड़कियां और वहाँ की औरतें। AK-47 लेके सामने वाला खड़ा है, आतंकवादी AK-47 लेकर खड़े हैं। AK-47 से मारा भी, लोहा लगा होगा, असला लगा होगा, बहुत ज़ोर से चोट आई हुई, हो सकता है हड्डी वड्डी भी टूट गई हो। कैमरामैन आदमी था, वो चक के भाग गया डिवाइडर पे, कहला गोली चलेगी, ये पागल हो गई हैं औरतें, मैं भाग लेता हूँ। वो डर के मारे दूर हो गया, लेकिन बाद में उसको समझ में आया ना तो ये चुप होने वाली हैं और आतंकवादी इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे। तो बहरहाल फिर वो उसमें थोड़ी हिम्मत आई, वापस आया। तो ये अफ़गानिस्तान की असली सच्ची तस्वीर है। जिन लोगों को डर लगता है, जो लोग कहते हैं हमें डर लगता है, ज़रा सोच कर देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अकेले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अब सोच के देखिए, जहाँ तालिबान का आतंक चल रहा हो, जहाँ तालिबान का आतंक चल रहा हो, वहाँ इस प्रकार से सामने आना, ये देखिए जैसे ही आतंकवादियों के सामने आए तो ये बुरके वाली पीछे हो गई और नॉन बुरके वाली आगे आ गई। तो जो लोग कहते हैं हमें डर लगता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, सोचिए आतंक के साए में जो लोग जी रहे हैं उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो लोग इसके बावजूद सड़क पर निकल आए। सवाल ये उठता है कि वाकई में ये खुद निकल कर आए या ये भी तालिबान ने इनको निकाला है? तालिबानियों ने इनको गोली क्यों नहीं मार दी? या तालिबान ये प्रोपोगेंडा चला रहा है कि देखो हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं, हमारे यहाँ औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये बात गलत है, हमने औरतों को दबा नहीं रखा है। तो ये भी उस प्रोपोगेंडा का एक पार्ट हो सकता है ऐसा हमको लगता है, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए हो जाए भाई देखो हमारे यहाँ भी तमाम सारे जो है ये चीज़ें चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे अमेरिका में होते हैं ऐसे हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। खैर सच लेकिन इससे थोड़ा हटकर है। सच ये है कि हज़ारों की संख्या में, इनफैक्ट लाखों की संख्या में अफ़गानिस्तानी अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? ईरान भाग रहे हैं, टर्की भाग रहे हैं। तो ईरान और टर्की भाग रहे हैं, तब क्या हो रहा है आइए देखें। ये कुछ वीडियो आए, ज़रा देखें क्या हो रहा है यहाँ। لختشون کردن نگاه کن لختن اینا لختن همشون لختن محمد. اینجا مرز ترکیه تمام مهاجرا رو میزن انجمن ترکیه یعنی कि टर्की का बॉर्डर है ये। لخت میکنن، پولشونو میگیرن، گوشیشونو میگیرن. بالای 1000 نفر رو همینجوری زدن پلیس ترکیه. टर्की के बॉर्डर पे क्या हो रहा है? برگردوندن تو خاک ایران.
टर्की के बॉर्डर पर वो हो रहा है जो आप सोच नहीं کجا सकते। حقوق بشر امروز 5 टर्की के बॉर्डर पर साहब पैसे छीन लिए जा रहे हैं, कपड़े उतरवा लिए जा रहे हैं, नंगा करके भगा दिया जा रहा है वापस। मने बड़ा गजब का देश हो गया भाई। टर्की तो वो वाला देश था ना जो बड़े इस्लाम उम्मा का चुम्मा की बात करता था, वो उम्मा का चुम्मा कहाँ चला गया भाई? ये भी तो मुसलमान ही हैं जो जा रहे हैं, ये कोई हिंदू थोड़ी है जो वहाँ जा रहे हैं। तो मुसलमानों के साथ में जो अफ़गानिस्तान के मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ में ये हो रहा है कि मुसलमान जब दूसरे मुस्लिम देश जा रहा है तो पहली बात तो उसे घुसने नहीं दिया जा रहा, पूरे पैसे छीन लिए जा रहे हैं। टर्की कर रहा है ये, पूरे पैसे छीन ले रहे हैं और कपड़े भी उतरवा ले रहे हैं और फिर वापस भगा दे रहे हैं, पिछाड़ी पर लाद दे के बोले अपने देश वापस जाओ, यहाँ गलती से घुसना मत, गोली मार देंगे तुमको। तो वो उम्मा का चुम्मा किधर चला गया भाई? वो किधर गया? तो बुलाना चाहिए था ना, क्या हो भाई उम्मा है, अपन बैठेंगे, प्यार भरा चुम्मा लेंगे, लेंगे देंगे। तो ये तो उल्टा हो गया भाई। खैर तो भाई ये असलियत है उम्मा की, जिनको अभी भी उम्मा उम्मा समझ में आ रहा हो, असलियत उम्मा की ये है। आप इसको चाहे माने चाहे ना माने, हमारा काम है आपको असलियत दिखाना। टर्की भी मुस्लिम देश है, मुसलमानों को सपोर्ट करने वाला देश है, कश्मीर में सपोर्ट करने वाला देश है। वही टर्की अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को आने नहीं दे रहा, उनके पैसे छीन ले रहा है, उनके कपड़े उतरवा ले रहा है और फिर उन्हें भगा दे रहा है। कमाल है। खैर तो इस सब के बीच में सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन था? सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर हम देखें पूरे अफ़गानिस्तान में, तो हम बार बार एक ही चीज़ पर आते हैं और वो आते हैं जो बाइडन पर, अमेरिका पर। अमेरिका ने अब वहाँ से ध्यान हटाने के लिए एक नई जुगाड़ ढूंढी है, और वो जुगाड़ क्या है? बाइडन साइंस ऑर्डर रिलीजिंग FBI डॉक्यूमेंट्स ऑन सऊदी 9/11 टाइज। जो बाइडन ने एक नया ऑर्डर साइन कर दिया है जिसमें कि जो पहले से मांग थी कि 9/11 जो हुआ है, 9/11 जो हुआ, उसमें सऊदी की क्या भूमिका थी, उससे संबंधित FBI के डॉक्यूमेंट्स थे। तो FBI के डॉक्यूमेंट्स को अब सार्वजनिक किया जाएगा, ऐसा ऑर्डर इन्होंने साइन कर दिया है। President Joe Biden has signed an executive order directing the FBI to release long-awaited classified documents regarding Saudi Arabia's connection to help to the September 11, 2001 terror attack। ठीक है, तो अब स्पेशल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन्होंने साइन कर दिया है। क्यों साइन किया? ताकि जो लगातार गालियां पड़ रही हैं, लोग जो अफगानिस्तान के नाम पर इनको लगातार घेर रहे हैं, वो घेरना बंद कर दें, लोगों का ध्यान भटक जाए। अब सऊदी अरेबिया पे ध्यान जाएगा इनका। अच्छा, अफगानिस्तान से कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब सऊदी अरेबिया पे मतलब इनको कब्जा करना होगा। सऊदी अरेबिया के तेल कुएं अभी बाकी हैं, बाकी जगह से तो निकाल ही लिया जहाँ जहाँ से तेल निकालना था। ये टर्की शायद नहीं है, तुर्कमेनिस्तान होगा। टर्की लिखा है सर, तुर्कमेनिस्तान नहीं। देवव्रत जी, हमारे पास में ये वीडियो बाकायदा टर्की के नाम से आया, और तुर्कमेनिस्तान का जो बोलेंगे ना सर, वहाँ का वीडियो भी अलग है ना। ये ईरान न्यूज़ है, ईरान न्यूज़ के हवाले से आया, राइट। चलिए हम आपको इसका ट्रांसलेशन करके भी दिखा देते हैं। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है ईरान न्यूज़ का। और here on Turkish border, immigrants are beaten, stripped naked and their money and cell phone are stolen, said a resident of the area in a video obtained by Iran International। ईरान इंटरनेशनल का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। उनका ये कुछ कीड़े मकोड़े में, कुछ केंचुए में कुछ लिखा हुआ है, तो केंचुए को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें ये लिख कर आता है। ठीक है, क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन मन में मत रखिएगा। कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिए, हाल कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे। ठीक है, तो बाइडन साहब अपना ध्यान हटा रहे हैं क्योंकि बाइडन साहब की बहुत ऐसी तैसी हो रही है, बहुत दुर्गति हो रही है। अब करें तो करें क्या, ध्यान भटकाओ। हर्षवर्धन जी कहते हैं, जय श्री राम शुक्ला जी, आज आपका ताजमहल पर वीडियो देखा, बहुत ही शानदार फैक्ट के साथ आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करूंगा आज से, जय हिंद। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। तो बाइडन साहब अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने करवाया, नहीं किसी ने भी करवाया भाई, अमेरिका नहीं बचा पाया ना। किया किसने? तालिबान ने। किया किसने? ओसामा बिन लादेन ने। उसे खड़ा किसने किया था? अमेरिका ने। तो आपके सांप ने ही आपको डसा है ना।
दुनिया भर की बातें मत कर, तू इधर उधर की बात मत कर, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा। तो साहब अफगानिस्तान से कैसे पीछा छुड़ाएं, भूत बन गया अफगानिस्तान इनके लिए। खैर, और परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और परेशानी बढ़ती ये चली जा रही है। जॉब्स मैसिवली डिसअपॉइंट इन अगस्त, स्टॉक्स रिएक्ट। ये हाल है अमेरिका का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट धनाक से शूट अप कर गया है, जॉब खत्म हो गई। यूएस मार्केट्स फेल अर्ली फ्राइडे एज इन्वेस्टर रिएक्टेड टू अगस्त एम्प्लॉयमेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मार्केट गिर रहे हैं। अमेरिका की स्थिति बहुत खराब है, ना तो मार्केट संभल रहा है, ना अफगानिस्तान संभल रहा है, ना नौकरी दे पा रहे हैं। जो बाइडेन फंस गए बहुत बुरी तरह से। यही नौकरियां पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने दी थी, लेकिन अब जो बाइडेन की स्थिति खराब है, जो बाइडेन के साथ अमेरिका की स्थिति बहुत खराब है। खैर, देखते हैं क्या होता है। इस सारे प्रपंच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अफगानिस्तान में क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका ने जो एकदम से ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, ट्रम्प तो चले गए, ट्रम्प कार्ड जो खेल दिया है उससे बड़े परेशान हैं लोग, और उससे पूरा यूरोपियन यूनियन परेशान है। और यूरोपियन यूनियन ने ये फैसला लिया है, अफगानिस्तान क्राइसिस, ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स डिस्कस कोऑर्डिनेटेड एंगेजमेंट विद तालिबान। इनका कहना है कि तालिबान से अलग अलग डील नहीं करेंगे, पूरा यूरोपियन यूनियन एक साथ डील करेगा। अब इनको बहुत दिनों बाद इनका दिमाग ठिकाने आया, बहुत दिनों बाद इनको समझ में आया कि अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना हमारे को। यूरोपियन यूनियन अब अफगानिस्तान में तालिबान से बात करेगा, और जो भी डिसीजन लेगा सब एक साथ लेंगे। और क्या डिसीजन लेंगे, यूरोपियन यूनियन क्या करने वाला है, यूरोपियन यूनियन क्या करने वाला है, इस बारे में हम कुछ कहें इससे अच्छा होगा हम डायरेक्टली वो सुनाएं जो आप सुनना चाहेंगे। यूके क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के हम वेट एंड वॉच करेंगे, सब लोग एक साथ जो डिसीजन लेंगे तब हम तालिबान से बात करने जाएंगे। लेकिन यूके इस बीच में क्या कर रहा है? यूके ने एक अलग ही पैंतरा खेल दिया। बड़ा गजब है, बड़ी हिम्मत है। जरा देखें क्या हिम्मत है। Today we're releasing the first tranche of that extra aid money that I mentioned. We are sending up to £30 million of life-saving support to Afghanistan's neighbours, and that will include Pakistan, so that there is the money to provide the basics, the shelter, the household necessities, the sanitation for those who come across the border. We recognise this problem. We want to be part of the solution with such a key partner. 30 बिलियन पाउंड दे रहे हैं साहब, अफगानिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं। 30 मिलियन, सॉरी नॉट बिलियन, बेग योर पार्डन, 30 मिलियन पाउंड्स की सहायता राशि दे रहे हैं अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं उनको। जहां अफगानिस्तान के लोग जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी है, उनको ये मदद जा रही है। ये यूके कर रहा है। करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि यूके खुद से इनको अपने घर बुला ले। क्यों इतना पैसा बहाना भाई, डायरेक्टली बुला लो, काहे के लिए इतना रट्टा पा लो, हेडेक ख़त्म होगा। हमको तो समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी मदद करने वाले लोगों के मन में ऐसा क्यों रहता है, आधा अधूरा क्यों रहता है। पूरी दम से मदद करो यार। आइए थोड़ा और आगे देखें। कतर बड़ा खासम खास है तालिबान का। कतर डेप्यूटी पीएम अल थानी सीज नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ रिज्यूमिंग फ्लाइट्स टू अफगानिस्तान। ये लो, यहाँ उल्टी हो गई कहानी। जो उनके खास दोस्त हैं कहते हैं भाई अभी हम फिलहाल हम वहाँ कोई अपनी फ्लाइट्स को चालू नहीं करेंगे। तुर्की और कतर दोनों से अफ़गानिस्तान में लोग गए हामिद करज़ाई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को दोबारा चालू करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी फ़्लाइट्स चालू नहीं कर रहे। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो उसको, जल्दी करना चाहिए। शायद अब इनको भी डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो, आग से खेलने में आग हमारे घर ही आ जाए। बड़ी टेंशन है। सर केम बैक इवन आफ्टर ब्रेन स्ट्रोक, तो नॉट परमिटेड टू सी मोबाइल बट चोरी चोरी लव यू।
बिल्कुल नहीं अनिल दुबे जी, बिल्कुल बंद कर दीजिए मोबाइल को, है ना, बस सुन लीजिए अगर आपको सुनना है तो, देखना बंद कर दीजिए, राइट ना। अगर आप ब्रेन स्ट्रोक से आए हैं तो आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए, अपने परिजनों की बात भी माननी चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगे तब अपन आराम से इसको देखेंगे, राइट। फिलहाल मेरा आपसे निवेदन है कि आप मोबाइल बिल्कुल ना देखें। अगर सुनने को भी मना है तो फिर आप सुनिए भी मत, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, राइट। शर्मा करें सर, लेकिन तुर्की अफगानिस्तान से बहुत दूर है, अफगान वहाँ कैसे पहुँचे मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, इसलिए कन्फ्यूज़ हूँ। सर ये कन्फ्यूजन तो हमारे दिमाग में भी था, लेकिन फ़िलहाल जो न्यूज़ है वो न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या भाई, फ़्लाइट्स भी रिज्यूम नहीं होंगी, फलाना भी नहीं होगा, ढिकाना भी नहीं होगा, और मदद भी सबको सबकी करनी। समझ में नहीं आता क्या किस तरीके से मदद होगी। खैर मदद करने वाले सिर्फ ऐसा नहीं कि टर्की है या फलानी लोग हैं, ठिकाने लोग, मदद करने वाले भारत में भी बहुत हैं। ऐसी एक मदद करने वाले से मिलिए साहब, आप इनसे मिले नहीं होंगे। आहा, सुनिए जरा इनकी भाषा सुनिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान और तालिबान, वहाँ पे अमेरिकी शासन जुल्म कर रहा है। सच्चाई कुछ और है वहाँ, आप लोग भी डिबेट देखते होंगे। वहाँ ये है कि तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं वहाँ। ये अमेरिकन फोर्स वहाँ जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। और जो फैलाया जा रहा है मार्केट में, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं किसी भी जनता पर जुल्म होगा उसका समर्थन नहीं करूँगा। साहब का कहना है कि अफगानिस्तान में फलाना फलाना अमेरिका जो है वो जाती करता है। और कौन है? कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, रांची झारखंड से। क्या बात है साहब, वाह। कांग्रेस के एमएलए नहीं होंगे तो किसके होंगे? ऐसे एमएलए तो कांग्रेस के ही निकलने वाले हैं सारे, ऐसे एमएलए कांग्रेस के ही निकलने वाले हैं। इरफान अंसारी साहब, ओफो। अच्छा, बोले कि जहां भी जनता के ऊपर जाती होगी उसके लिए मैं बोलूंगा। बड़े अजीब पत्रकार हैं, मतलब कैसे कैसे पत्रकार हैं, इन लोगों का दिमाग की बत्ती नहीं चलती क्या? खटाक से पूछना चाहिए था। कश्मीर में जो हुआ, वहां की जनता के साथ जो जाती हुई, उस पर आपका क्या कहना है? पूछ ही नहीं पाए। दिल्ली में जो दंगे हुए उस पर जो जाती हुई, जो लोग घर में अच्छे भले बैठे थे उनके घर जला दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई, दिलबर नेगी को मार दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? जनता पर जाती हुई या नहीं हुई, ये तो बताइए। पीछे चले जाएं इतिहास में तो डायरेक्ट एक्शन डे पर क्या कहना है? नोआखली कांड पे क्या कहना है? मोपला पर क्या कहना है? पूछिए तो सही, पूछ ही नहीं पाते। नितिन जी ने आज तालिबान को रिकग्निशन देने से मना कर दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है विजय सिंह जी। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है सर कि तालिबान को चीन ने आज यूएन में वीटो पावर इस्तेमाल करने की धमकी देकर तालिबान को आतंकवादियों की लिस्ट से हटवा लिया, निकलवा लिया है ना। ऐसी भी कहीं न्यूज़ चल रही थी। खैर, तो क्या ये अकेले हैं ऐसा कहने वाले? नहीं, भारत में बहुत गद्दार हैं, भारत में ऐसे ऐसे गद्दार हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। अनिल खन्ना जी से मिलवा रहा हूं आपको, जरा इनको सुनिए। एक जस्ट लिसन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तालिबान को हम सारे गालियां देते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारे गाली देते हैं। तालिबान अगर देखा जाए तो हम इंडियन क्या कर रहे थे जब ब्रिटिश यहां पे थे? हम क्या कर रहे थे? भगत सिंह क्या कर रहे थे? इज माय हीरो। वो क्या कर रहे थे? वो भी यही कर रहे थे ना। एक जस्ट लिसन। तो भगत सिंह जो कर रहे थे वही तालिबान कर रहा है। तालिबान और भगत सिंह एक बराबर उतार दिए खन्ना साहब ने। खन्ना साहब कौन है? अन अकेडमी चलाते हैं, वेरी गुड, टॉप फैकल्टी हैं खन्ना साहब। इनके अनुसार जो तालिबानी आतंकवादी कर रहे हैं वही जो है भगत सिंह कर रहे थे। भगत सिंह फ्रीडम फाइटर नहीं थे, भगत सिंह गैंगरेप कर रहे थे, भगत सिंह लड़कियों को उठा ला रहे थे, भगत सिंह शायद पर्चे निकालते होंगे 14 साल से ऊपर की और 40 साल से नीचे की, ले आओ सारी। ये
कहाँ कहाँ से सुअर पकड़ के ले आते हैं लोग पढ़ाने के लिए, ढंग के लोग नहीं मिलते, सुअर मिलते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसी मानसिकता वाले लोग। भगत सिंह और तालिबान का कंपैरिजन, भाई वाह। आज इनकी जमकर बैशिंग हुई इसके बाद, है ना, जिसे कहते हैं कंबल कुटाई, अपने कहते हैं ना कंबल कुटाई। तो जमकर वीडियो वायरल हुआ, जमकर कंबल कुटाई, और जमकर कंबल कुटाई होने के बाद ये 2 कौड़ी का छिछोरा छर्रा ये फिर आया अपना वीडियो बनाकर, इस बार अनअकैडमी लिख कर आया। या इस अनअकैडमी की बैंड बजाओ भाई सब लोग, इसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। अनअकैडमी से यदि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप समझ लेना, आप अपने घर में पोटेंशियल टेररिस्ट को पैदा करोगे। फिर अनअकैडमी को भूल जाओ आप। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने उसका पैकेज ले रखा है, बिल्कुल तत्काल प्रभाव से पैकेज कैंसिल कीजिए। हम अपने बच्चों को अनपढ़ रखेंगे, जाहिल रखेंगे, पर कम से कम ऐसा नहीं रखेंगे कि तालिबान और वीर शहीद भगत सिंह का कंपैरिजन करें। आइए सुने, जब इनको पता चला कि अब इनमें जूते पड़ने वाले, इन पर मुकदमे लगने वाले हैं, पूरे देश के अंदर इन पर मुकदमे लगेंगे, तब इनके सुर बदले तो कैसे बदले। Hi friends, I've learned that in my previous lecture, my references to Taliban have hurt the sentiments of many people. I'm extremely sorry for hurting anybody because that was never my intention. There can be no comparisons between Taliban and our freedom struggle fighters. We owe our existence to them. They are our heroes. There can be absolutely no comparison. There has been a communication gap for which I profusely apologize. Unacademy has nothing to do with that. It was during a course of discussion that these things came out and there was a communication gap. I'm sorry for hurting the sentiments of any people and I hope you all will forgive me. Thank you. God bless you all. नहीं, हमें गॉड ब्लेस नहीं करता भाई, हमको भगवान श्री राम आशीर्वाद देते। खन्ना को आज तक यही नहीं पता चला, ये खन्ना का टन्ना कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, अंग्रेजी पढ़कर आ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू अल्लाह, हमको गॉड ब्लेस करता ही नहीं है, हमको गॉड ब्लेस करने से मना कर देता है। कहता नहीं तू हट जा साइड से, तू भगवा आतंकवादी भाई, तू साइड से हट जा। हमको तो भगवान श्री राम ब्लेस करते हैं, हमको हनुमान भगवान ब्लेस करते हैं, है ना। नीला त्रिवेदी जी धन्यवाद। तो भाई खन्ना साहब का टन्ना हो गया जी, बड़ी जल्दी इनको समझ में आ गया। अनअकैडमी ने इनके ऊपर प्रेशर डाला होगा तो बोले अनअकैडमी का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। चलो साहब, मन में जिहाद पल रहा है। अनअकैडमी कई विषयों में कन्फ्यूजन फैला रहा है, खान सर का दूसरा रूप है। सर ये पहला रूप है उत्तम जी, ये खान सर का पहला रूप है, दूसरा नहीं। ये उनके पप्पा हैं, खान सर से पहले से ये कन्फ्यूजन फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए अनअकैडमी जैसे चीज़ों से बचना चाहिए। खैर चलिए, इनके जैसे लोग तो अच्छी से अच्छी चीज़ को भी गलत तरीके से साबित कर देते हैं। अनिल दुबे कहते हैं मैं आखिरी सांस तक आपको देखना और सुनना चाहता हूँ, यू आर लाइक गॉड। अरे नहीं सर, मैं सामान्य आदमी हूँ, सामान्य काम कर रहा हूँ, है ना। आप बिल्कुल सुनिए, लेकिन बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए, डॉक्टर की बात मानिए सर, है ना, मेरा निवेदन है आपसे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग, एक देश है न्यूजीलैंड, नाम याद है, न्यूजीलैंड वो देश है ना जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया था, उसे लगा ये हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे यहाँ आ गए हैं सारे जो किताब वाले लोग हैं, तो इनसे कैसे बचे आसमानी किताब से। तो अंदर जाके उसने ढाई गोली चला दी थी। तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा थी, उन्होंने कहा ओह वो सेक्युलर थी, हाय आज तो मेरा सेक्युलरिज्म का मेरा कत्ल हो गया, रोने लगी थी। उनने जो नमाज है उसको रेडियो स्टेशन पे, अजान को रेडियो स्टेशन पे, नमाज को रेडियो स्टेशन पे प्रसारित करने का फैसला लिया। गजब सेक्युलरिज्म था, जो आज तक न्यूजीलैंड में नहीं हुआ वो अब होने लगा। और वो क्या होने लगा जरा देखिए। Oh my God, Joe. Oh, bro. Oh, no. Oh, bro, look what happened, bro. लीजिए साहब, हो गया कांड। क्या हुआ, अब इस घटना को समझिए और सुनिए। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक मॉल के अंदर एक आतंकवादी घुसा, श्रीलंका मूल का आतंकवादी, ISIS से इसके संबंध थे,
और धड़ाधड़, जैसा कि ISIS समझाता है। उसने मॉल में गया, इधर देखा ना उधर, चाकू निकाला, गपागप 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 गपागप, दनादन लोगों को चाकू से मारना शुरू कर दिया। 3 इसमें से बड़ी उनकी स्थिति काफ़ी खराब है। अब क्या करें? तो भाई 2011 से न्यूजीलैंड में रह रहा था। इसके बाद में पुलिस आती है, उस मॉल को देखती है, उस व्यक्ति को ढूंढती है, और ढूंढने के बाद क्या करती है? बहुत गलत काम करती है भाई, बड़ा गलत काम करती है। ठा 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 जो आपने आवाज़ सुनी थी ना, वो उसी की थी। उसको गोली मारकर मार दिया गया। देखिए, हमारा कहना है, बड़ा स्पष्ट सा कहना है इस मामले में, यदि कहीं कोई आतंकवादी दिखता है तो बिना सोचे हुए उसको गोली मार देनी चाहिए। ये जो अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स जो न्यूजीलैंड में चलाई थी, उसका नतीजा है कि वहाँ मॉल में चाकू चलने लगे, जो कभी नहीं हुआ इससे पहले। अब उनको समझ में आया। अब वो जो मैडम है जो कल तक जो चला रही थी, क्या नाम है, नमाज पढ़ा रही थी, अब वो कहती नहीं ये तो टेररिस्ट अटैक है। अच्छा तो ये होता उन्हीं के घर जाता है। मॉल में बेचारे गरीब लोगों को मारने से क्या फ़ायदा है? पॉलिटिशियंस को पकड़ो यार, आम जनता को क्यों पकड़ते हो? राम कुमार जी कहते हैं COVID-19 इज ऑन पीक हियर इन US, सीइंग अ लॉट ऑफ फूड स्टोर्स वेंट आउट ऑफ बिजनेस। ओह माय गॉड राम कुमार जी, भैया देख लो, 3rd लेयर की पहले से ही खबर आनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। इंडिया में भी ये करें तो इंडिया में तो करना ही चाहिए सर, सीधे देखते ही गोली मारो, रट्टा ही ख़त्म, बात ही नहीं। खैर, अमेरिका की स्थिति सिर्फ इस मामले में ख़राब नहीं, और भी कई मामले में ख़राब है। अमेरिका की तो छोड़ें, भारत की स्थिति बड़ी ख़राब है। कैसे ख़राब है ज़रा इसको समझिए। बोया पेड़ बबूल का उसी का फल भुगत रहे हैं, बिल्कुल। और भारत के लिए जो चिंताजनक स्थिति है, ज़रा इसको देख लीजिए। एक्सक्लूसिव, इंडियन मिलिट्री अंडर टारगेट बाय चाइनीज ओरिजिन सर्विलांस सिस्टम। सरकार ने लेटर इशू कर दिया है, जितने भी CCTV कैमरे हैं और भारतीय सुरक्षा में कहीं भी लगे हुए हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पैरामिलिट्री में हो, इन सब को हटाया जाए और भारतीय मेड इन इंडिया कैमरे लगाए जाएं। चाइना के कैमरे हटा दिए जाएं। खासकर एक कंपनी का नाम आ रहा है हिकविजन, इस कंपनी का नाम, जो यहाँ से पूरा डेटा, जो आप डेटा देखते हो, वो डेटा आप तमाम सारी जगह और भी देखते होंगे, आप मोबाइल पर देख लेते हैं उसको, क्योंकि उसका जो है प्रसारण इंटरनेट के ज़रिए होता है, आप कहीं भी देख सकते हो। लेकिन वो कहीं भी देख सकते हो, मैं ये पूरा का पूरा जो CCTV कैमरे का जो फुटेज है वो चाइना उठा रहा था, और चाइना धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को मैप करता चला जा रहा था। ये कितना खतरनाक हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जो सोच नहीं सकते ये वहाँ पहुँचेगा। खैर, हिकविजन को हटाने का फैसला लिया। 2020 की एक खबर पीछे ले जा रहा हूँ आपको, 1 जुलाई की। चाइनाज हिकविजन कंट्रोल्स इंडिया सर्विलांस मार्केट, मोदी नीड्स टू डू मोर देन बैन एप्स। उस समय भी ये वाली बात उठी थी, 2020 में भी उठी थी कि भाई चाइना का जो हिकविजन है ये पूरा मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। इस हिकविजन कंपनी को, ये खतरनाक है, इसके सर्वर चाइना में, ये यहाँ से डेटा चुराकर चाइना को भेज रहा है। इसलिए हिकविजन को नहीं लेना है। और सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में 2020 में ये फैसला ले लिया गया था। 2020 चाइनीज सर्विलांस कैमराज रिमूव्ड ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलियाज हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिमूविंग फ्रॉम इट्स बिल्डिंग ऑल क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमराज मेड बाय चाइनीज सर्विलांस जायंट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। 21 जनवरी 2020 को, मतलब हॉस्पिटल में से भी निकाल दिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में से निकाल दिए, फॉरगेट अबाउट योर आर्मी एंड नेवी, सब जगह से निकाल दिए। भारत में लोग टेंडर दे रहे हैं इसी हिकविजन को। 2018 में दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली की सड़कों पर चाइनीज फर्म दिल्ली चोज फॉर CCTV ऑन US रेडार। दिल्ली सरकार ने जिस चाइनीज फर्म को चुना, जिस चीनी कंपनी को ये ठेका दिया, 15 लाख CCTV कैमरे लगा देंगे, कोई गड़बड़ करेगा तो दिखेगा। पूरी दिल्ली को इस आदमी ने एक्सपोज करके रख दिया चाइना के आगे। 1.5 लाख CCTV कैमरे लगाए हैं इसी हिकविजन के। दिल्ली की एक एक सड़क आज चाइना की मैपिंग पर रखी हुई है।
ये है केजरीवाल सरकार। क्या करेंगे आप? दिल्ली जो सबसे सेफ माना जाता है, दिल्ली जो राजधानी है, उस दिल्ली की रेड मार दी इस सरकार ने। और जिस समय ये हुआ था उस समय भी हमने कहा था कि दिल्ली के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, हाई सिक्योरिटी जोन है, किसी भी कीमत पर ये कैमरे नहीं लगाए जाने चाहिए। हिमांशु मानिक जी कहते हैं आपने पहले ही कहा था। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था ये कैमरे किसी भी कीमत पर नहीं लगाए जाने। 10% कैमरे ही दिए, लगा ही दिए। 10% कैमरे नहीं लगा दिए सर, दिल्ली को बेच दिया चाइना के हाथ में। ये किया, दिल्ली को बेच दिया चाइना के हाथ में। ये इनका काम है। सिर्फ इतना नहीं किया इन्होंने आज एक और घिनौनी हरकत करी। सन 2000 के आसपास मुझे मालूम था कि दिल्ली सेक्रेटरीट में एक रास्ता है जो दिल्ली सेक्रेटरीट से लाल किले तक जाता है। आज इन्होंने पेड न्यूज़ के तहत ANI से उस रास्ते को ट्वीट कराया, हमने रास्ता ढूंढ लिया। तुमने क्या ढूंढ लिया भाई? वहां पर जो रास्ता जो है उसमें बाकायदा ग्लास लगा हुआ था कि आप देख सको कारपेट के नीचे। आज इन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ इस रास्ते को बताया, तब मैंने इसका विरोध किया। जाहिलों, ANI ने हालांकि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया बाद में। जाहिलों नमूनों को सत्ता मिलती है तो देश की सुरक्षा के साथ ऐसा ही खिलवाड़ होता है। इस चैम्बर और रास्ते के बारे में दिल्ली के सुरक्षा अधिकारियों को बहुत पहले से पता है, लेकिन सब चुप रहते थे क्योंकि रास्ता लाल किले तक जाता है, इसे सीक्रेट रखा गया था। अब केजरीवाल सरकार ने आज इसके बारे में बताया। हमने पूछा इस अर्बन नक्सली ने देश को बर्बाद कर देना है, आखिर ये रास्ते किसे बताए जा रहे हैं? किसको लाल किले पर जाने का खुफिया रास्ता बताया जा रहा है? किसकी मदद की जा रही है? एक तरफ CCTV कैमरे, दूसरी तरफ ये बवाल। वाह रे वाह, कंजर बवाल, कमाल है। इस रास्ते, ये वो रास्ता है ना, जिस रास्ते के बारे में BBC ने भी एक समय पे डॉक्यूमेंट्री करी थी। वो भी गलत था, वो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं होनी चाहिए थी। ये रास्ते क्यों बताए जा रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से निकल के लाल किले जाता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो लाल किले पर जाएगा तो पीछे से धमाका करना आसान होगा, उसको वहाँ से उड़ा देना आसान होगा? खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं मोदी को मार दो। खालिस्तानी आतंकवादी वहाँ बैठे हुए हैं, खालिस्तानी आतंकवादियों का एक पार्टी सपोर्ट कर रही है, उनके केले पहुँचा रही है, उनको वो पहुँचा रही है, और वो पार्टी का नेता वहाँ जाकर बोलता है कि केजरीवाल जी ने आपके लिए भिजवाया है। और केजरीवाल जी की सरकार आज बताती है कि हमने नया रास्ता, तुमने नया रास्ता नहीं ढूंढा। सन 2000 में तो मुझे पता था, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज इन्होंने बता दिया कि लाल किले पर यह जाने का इतना चौड़ा रास्ता नीचे मौजूद है। कल आप कह दो कि कोई सेक्रेटरीट में घुसाया, हम रोक नहीं पाए, और धीरे से वहाँ से कोई निकल जाए। बड़ा सही प्लान है, बड़ा सही प्लान है भाई, कमाल हो गया। इससे पहले इनका शराबी बेवड़ा जो था, जो लुढ़कता रहता है, राज्यसभा का सांसद पागल, उसने वीडियो बना दी थी, वीडियो रिलीज कर दी थी, लाइव चला दिया था फेसबुक पर। पूरी सिक्योरिटी संसद की उसने तार तार कर दी थी। उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे सरकार के दोबारा से सिक्योरिटी को रीइंस्टेट करने में, क्योंकि जब एक बार चल गया फिर उसको बदलना पड़ता पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को। करोड़ों रुपए भारत सरकार का बर्बाद हुआ। आज फिर इन्होंने यही हरकत करी। ये वो लोग हैं जिन्हें सीधे जेल में डालना चाहिए, सीधे जेल में। कमाल के लोग हैं। खैर, तो इस सिक्योरिटी सर्विलांस से क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस सिक्योरिटी सर्विलांस से ही तालिबान अफगानिस्तान पे काबिज हुआ है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, सर्विलांस कैमराज मेड बाय चाइना आर हैंगिंग ऑल ओवर द US। सिर्फ इतना नहीं है, नीचे आइए। एट वन पॉइंट द कैमराज केप्ट वॉच ऑन द US एम्बेसी इन काबुल। काबुल में भी सस्ते के चक्कर में तमाम सारी जगहों पर इसी कंपनी के कैमरे लगाए गए थे, हिकविजन के। और इन्हीं कैमरों के जरिए बाकायदा पूरे रास्तों की मैपिंग चाइना द्वारा की गई थी, और इन्हीं से पूरा सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट और तमाम सारे सपोर्ट चाइना ने तालिबान को दिए थे। ये कर सकता है एक छोटा सा CCTV कैमरा, जो आप सोच रहे हैं ना, पूरी सत्ता का तख्ता पलट हो गया। इतना पावरफुल एक छोटा सा CCTV कैमरा, आपको समझ में आ रहा है? अफगानिस्तान के अंदर चाइना ये कर चुका है और अब भारत के अंदर करने की तैयारी है। इसलिए पहले भारत के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनमें जानबूझकर औने पौने रेट पर इन्होंने इन कैमरेज को लगवाया। बाकायदा कंपनी सपोर्ट करती है, डीलर जाता है, डीलर डालता है टेंडर,
उसको कंपनी उसको बोलती है कि आप इतना नहीं इतना रेट डाल दो, 10% नहीं 20% कम कर दो, टेंडर मिलना चाहिए। उनका पर्पज़ वहाँ कैमरा लगाने का नहीं, उनका पर्पज़ आपकी सड़कों को लेने का है, कितने लोग आ रहे जा रहे, यहाँ कितना मूवमेंट होता है, कौन कौन आ रहा जा रहा है, वो लेना है। और वो उन्होंने काफ़ी समय से ले रहे हैं। अब आपको अपने पूरे एस्टैब्लिशमेंट्स को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैमरे वो लगा चुके हैं, उनको हटाना पड़ेगा। पहली बात तो ये लगाए किसने थे, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई तब से मुझे एक चीज़ मालूम है, चाइना की कंपनियों को सीधे मना कर दिया, एस्ट्रोटर्फ जैसी चीज़ भी नहीं लगाई जाती, साफ मना कर देते। पेंट भी नहीं लगाते चाइना का, बोले चाइना का पेंट भी नहीं कराना, कारपेट भी नहीं चाहिए चाइना की। तो ये लगाए किसने? दूसरी बात, दिल्ली की सड़कों पर किसने लगाए? मतलब डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में से गाड़ी गई, गाड़ी निकले तो कहाँ कहाँ जा रही है, वो पूरा लेखा जोखा चाइना के पास। पूरी दिल्ली की सड़कों को एक्सपोज कर दिया, बड़ा इजी काम कर दिया। तो इन्हीं सड़कों से चाइना ने, इन्हीं सड़कों से किसान आंदोलनकारियों को बताया था कि ये कौन सा लेफ्ट लेना है, कौन सा राइट लेना है, कहाँ से तुम बैरिकेड तोड़ दोगे, कहाँ कम बैरिकेड लगे, कहाँ इजी होगा तोड़ना। ये चाइना सब कुछ देख रहा था वहाँ बैठ कर। क्या वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी क्या? जैसे कारगिल के समय पर यहाँ से कुछ लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग के नाम पर कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम तो, और वो पाकिस्तान को बता रहे थे कि भारत की सेना अब यहाँ आ गई, इधर आ गई, इधर मार दो, उधर मार दो। इस लाइव रिपोर्टिंग के चक्कर में भारत के कई कैप्टन मेजर शहीद हुए थे, इस लाइव रिपोर्टिंग के कारण जो कारगिल में हुई थी। दूसरी बार लाइव रिपोर्टिंग कब हुई थी? ताजमहल में, होटल ताज पैलेस में, सॉरी ताजमहल में, होटल ताज पैलेस और ओबेरॉयज में, तब भी यही हुआ था। आतंकवादी घुसाया, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वहां से बैठकर उनका हैंडलर बता रहा है कि अब यहाँ से आ गए, अब इतने लोग आ गए, अब इनकी ये कमांडोज आ गए, अब वहाँ से फलाना आएगा, अंदर इतने लोग फंसे हुए हैं, उसमें मंत्री संतरी भी हैं, उन्हें फंसाओ, उन्हें पकड़ के रखो। कमाल है। वाई पीएम टेक एक्शन अगेंस्ट केजरीवाल, वाई पीएम टेक्स एक्शन अगेंस्ट केजरीवाल गद्दार। नहीं, ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऋषभ गोयल जी, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया। आपने पूछना चाह रहे हैं वाई पीएम डज नॉट टेक एनी एक्शन, इसलिए क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली वालों ने चुना, तो दिल्ली वालों ने जो चुना है, 200 रुपये का फ्री जो पानी उनको मिल रहा है, उसमें दिल्ली भुगतेगी। सवाल ये है कि आखिर चाइना क्या क्या कर रहा है वहाँ से बैठ के। किसान आंदोलन में चाइना से पैसा आ रहा है, सबको मालूम है। सिर्फ पैसा आ रहा है, ये रास्ते भी बताए जा रहे हैं सीसीटीवी से देख देख कर कि यहाँ कम पुलिस वाले, यहाँ आ जाओ। लाइव रिपोर्टिंग हो रही है क्या चाइना से? लाइव कॉल्स आ रहे हैं क्या? सारे फ़ोन कॉल्स को एक बार ज़रा जो डिटेल्स हैं उसको चेक करना चाहिए। और यदि चाइना से एक भी कॉल आया है तो इन सबको उठाकर, भले ही मिलिट्री लगानी पड़े, इन सबको उठाकर इनका लाल सलाम इतनी तरीके से इनकी लाल दुकान की जानी चाहिए ताकि पूरा सच तोते की तरह उगले। क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई बड़े आराम से जमानतें मिल रही हैं। आज तो उसने भी लगाई थी, उमर खालिद ने भी लगाई थी अपनी जमानत। सर एक पीएम ने तो पाकिस्तान में रॉ के एजेंट को खतरे में डाला था। अच्छा जी, योर एनालिसिस इज फार अहेड ऑफ टाइम, सल्यूट टू यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देन व्हाट? अब क्या करें? पानी पियो, फ्री का है, देश जाता तो जाए, उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कितना खतरा एक छोटे से कैमरे से हो सकता है। और चाइना कितना सजग है हमारे मुकाबले। यदि हम चाइना के कैमरे बैन करें तो अब यहाँ जिहादनें आ जाएंगी बुर्का फाड़ फाड़ के कि हाय हाय मेरे शौहर का तुमने कैमरा बैन कर दिया। लेकिन चाइना कितना सजग है, आइए देखिए। चाइना इतना सजग है, चाइना लिमिट्स वीडियो गेम्स टू 3 आवर्स पर वीक। वो अपने लोगों का समय भी बर्बाद नहीं होने दे रहा। जो वीडियो गेम आप क्या भेज रहे हैं ना, वो पबजी टबजी है, वो वही वीडियो गेम खेलने की आज़ादी चाइना में नहीं है। और ये 30 अगस्त की न्यूज़ है, अगर आप सोच रहे हैं पुरानी है, नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट है 30 अगस्त की। 3 घंटे से ज़्यादा आप मोबाइल पर गेम नहीं खेल सकते, कहीं गेम नहीं खेल सकते। ये वहाँ का नया फतवा है। सोचिए यदि भारत में ऐसा हो जाए तो क्या होगा। लोगों के फंडामेंटल राइट वो कुचल जाएंगे। बहुत सारों का एबॉर्शन हो जाएगा भाई। अरे रे रे मर गए। सोचिए,
3 घंटे एक हफ्ते में, यानी पर डे आधा घंटा, बाकी टाइम काम करो। और हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है गेम खेलो दिन भर पूरे हफ्ते, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़ीरो करना है। यही तो चाइना चाहता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, किसी भी प्रकार के वीडियो गेम यदि आपने रखे हैं, गेम्स आपने रखे हैं, आप उनको निकाल दीजिए। इस गेम से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एडिक्शन है। आप प्योर, अगर आपको कुछ सुनना है, देश के बारे में जानना है, प्योर न्यूज़ देखिए, कहाँ मिलती है, न्यूज़ ज़रूर देखिए, बाकी कुछ मत। ये टिकटॉक फिकटॉक मूवीज़ सब बंद कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, इन चैनल को ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि बार बार आप देखोगे तो वो आपको सजेशन में दिखाएगा, यूट्यूब दिखाएगा। इसलिए सच्ची न्यूज़ को देखिए, अच्छी न्यूज़ को देखिए, चक्कर मत पड़िए। और अगर आप खेलते रहे इसी तरह से, तब क्या होगा आपके देश का हाल आप जानते हैं। आइए अपने पड़ोसी से सबक ले लीजिए। पाकिस्तान डेप्ट रोज टू 149 ट्रिलियन ड्यूरिंग इमरान खान लेड गवर्नमेंट। 149 ट्रिलियन, जस्ट इमेजिन, लुक एट द मैसिव अमाउंट। उधारी पाकिस्तान पर 149 ट्रिलियन की हो चुकी है इमरान खान के इसमें। वहाँ पर भी सब जो है वो शायद वीडियो गेम ही खेल रहे हैं बैठ के, शायद वीडियो गेम ही खेल रहे हैं। कमाल है। 149 ट्रिलियन, इट इज़ ऑलमोस्ट 150 ट्रिलियन। पाकिस्तान्स डेप्ट रोज टू 149 ट्रिलियन ड्यूरिंग इमरान खान लेड गवर्नमेंट। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। 149 ट्रिलियन हो गया साहब, आपने घबराना नहीं है। करेंसी रुपीज़, रुपया, पाकिस्तानी रुपया। 149 ट्रिलियन बहुत होता है सर, कोई सी भी करेंसी लगा लो, पेमेंट तो डॉलर में ही करना है। 149 ट्रिलियन कैसे पे करेगा पाकिस्तान? बहुत मुश्किल है। वो तो भला हो 2014 का, बिल्कुल साहब, 2014 बहुत अच्छा आया था जब भी आया था, ठीक है ना। इसलिए वाकई में 2014 का भला हमें मानना चाहिए। जय हिंद, राम राम सबको। नितिन सर के चरणों में नमन है। मैं वेजानंद मेहर इजराइल से। वेजानंद मेहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खैर, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, आपको देखनी होंगी। आपका देश कहाँ जा रहा है, आप देश को कहाँ ले जाएंगे? 149 ट्रिलियन के डेप्ट में ले जाएंगे, या फिर आप देश को आगे निकाल ले जाएंगे? 149 ट्रिलियन के डेप्ट की बात हो रही है। जब 149 ट्रिलियन का डेप्ट होता है तब क्या स्थिति होती है? आइए, तब ये स्थिति होती है। PIA, पिया नहीं है, पाकिस्तान एयरलाइंस है। देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। बाबूजी, पेट्रोल महंगा हो गया है, आजकल हवाई जहाज रस्सियों से खींच के चलाया जा रहा है। जियो राजा जियो, आ हा। लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये देखो, वाह साहब वाह, रस्सी से खींचा जा रहा है, गजब। अब रस्सी से हवाई जहाज खींच रहे हैं भैया, लोग रस्सियों से खींच रहे हैं। ने बगल में जेसीबी भी खींच तो उससे भी सकते हैं, लेकिन भाई पेट्रोल तो उसमें भी लगेगा ना। सोचिए हम कितने अच्छे देश में रह रहे हैं। पड़ोसियों की हालत देखिए, हालत देखिए साहब, ये खींच रहा है, आ हा, क्या बात है। ऐसी उड़ाएंगे भी, छुट्टी देंगे, जैसे अपन पतंग को छुट्टी देते ना, ऐसे सारे के सारे पकड़ के उड़ा देंगे। वो ये गया पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ये रस्सियों से खिंचता हुआ हवाई जहाज हम पहली बार देख रहे हैं। लोगों को जोर लगा के हैया, जोर लगा के खिंच रहा है। बेवकूफ़ है मत बोलिए, जोर लगा के हैया खिंच रहा है भाई, खिंच रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैसी बातें कर दी है? लेकिन आपने घबराना नहीं है। हमने तो तालिबान का सपोर्ट करना है। तालिबान आ गया तो ताली बजानी है। अपना देश गर्त में जा रहा है, भाड़ में जाए, उसकी चिंता नहीं है। तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, उसकी चिंता करनी है। ऐसे मूर्खों का यही होता है, यही हश्र होता है इन मूर्खों का। खैर, भारत की क्या स्थिति है? दुनिया भर की बात छोड़िए, भारत की स्थिति देख लीजिए। भारत की स्थिति क्या है, क्या नहीं है। भारत भी कहीं से धक्के तो नहीं लगा रहा है, मोदी ने सब बेच दिया। इन ससुरों का कुछ हो ही नहीं पा रहा। इन्हें रोज बिकता ही दिखता है, इन्हें मोनेटाइजेशन ही समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बोले, लगातार वीडियो पे बोले मोनेटाइजेशन। भाई साहब मोनेटाइजेशन क्या है, समझाओ। समझा दूँ, बहुत इजीली समझा दूँ।
समझा देता हूं। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपने समय समय पर इन्वेस्ट कर दिया, आपने 2-4 फ्लैट ले लिए, 1-2 कोठी ले ली, अब आप तो अकेले हो, वो खाली पड़े हैं, तो आपने उनको किराए पर दे दिया। इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन, रखी हुई चीज़ से फ़ायदा निकालना। बेचा नहीं है भाई, मोनेटाइजेशन समझ में नहीं आता तो किसी स्कूल में जाके पढ़ लो। हमारा वो अधपगले बच्चे को समझ में नहीं आता, तो उस अधपगले बच्चे के लिए बताने के लिए मैंने आपको बताया है ना। मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो दुकान खाली है, हमारे यूज़ में नहीं आ रही, उस दुकान को हम किसी को किराए पर दे देंगे, साल के लिए, 2 साल के लिए, हमें किराया मिलता रहेगा, दुकान भी हमारी रहेगी। जब हमारा टेन्योर पूरा हो जाएगा, हम कह देंगे भाई खाली कर दो, आप निकल जाओ प्यार से। ये है मोनेटाइजेशन। क्लियर है? बस इतना सा, इतना सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें, कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। खैर, विकास की यात्रा कैसी है भारत की? विकास हो रहा है कि नहीं? विकास नहीं हुआ। आइए देखें ज़रा पढ़ लीजिए। इकोनॉमी में आई एंटीबॉडी, पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 20.1%। सिर्फ इतना नहीं है, देश के इतिहास में पहली बार विकास दर में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज। देखिए आप ज़रा इसको समझिए। अब वो क्या बोलेंगे, ये पिछली बार के मुकाबले में आया है, ऐसा आया है। बात इसकी नहीं है, बात विकास की दर की है। वो कितनी होती है, इतना जंप कैसे आ गया? जो डूब गया वो भी धीरे धीरे उठेगा ना, तो एकदम से जंप कैसे आ गया? वी शेप रिकवरी की जिसकी हम बात कर रहे थे ना लगातार आपसे बहुत पहले से, वो वी शेप रिकवरी। और वो जो तमाम सारे स्टिमुलस दिए गए थे, पैकेज दिए गए थे 30 लाख करोड़ के, है ना, उसका नतीजा है। तो कितनी बढ़त आई? 20% की। देश के इतिहास में सबसे बड़ी विकास दर, सबसे बड़ी आज तक की। 68.3 ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में है, 68.3, सोचिए आप। 49.6% ग्रोथ विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में। और इस ग्रोथ का फर्क क्या है? इस ग्रोथ का फर्क यहां जाइए। इस ग्रोथ से देश की इकोनॉमी का आकार 30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। कितना? 30 लाख करोड़ रुपए। गजब साहब गजब। राष्ट्र विनिर्माण, ये रहा वो ग्राफ, ये रहा ग्रोथ का ग्राफ। ये माइनस में गए थे 24 और ये गए 20.1% पे। क्या ग्राफ है भाई, क्या गजब का ग्राफ है। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है, और देख लीजिए। भारत ने तालिबान से बात करी भारत बात करने गया, भारत ने घुटने टेक दिए, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। क्या किया भारत ने? भारत ने तालिबान से पहली मीटिंग में ही आतंकवाद पर दे दी चेतावनी। ये किया भारत ने। अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो, स्पष्ट रूप से कह दिया। ये कर रहा भारत। 2 दशकों में दोनों पक्षों के बीच पहली सार्वजनिक मुलाकात। तो ये है भारत का दबदबा। ग्रोथ दिखाती है कि इकोनॉमी में हाई इम्यूनिटी आ चुकी। कौन कौन से? होटल ट्रांसपोर्ट में भी 34%, पिछली बार -48 था, इस बार 34% इजाफा। वित्तीय रियल एस्टेट 3.7%। तो साहब सब तरफ से भारत तरक्की कर रहा है, सब तरफ से। एक तरफ वो है जो हवाई जहाज को धक्का लगा रहे हैं, रस्सी से खींच रहे हैं, एक तरफ भारत है जो हवाई जहाज की तरह उड़ रही है जिसकी इकोनॉमी। आप किस तरफ हैं? आप सोच लीजिए। एक भाई साहब तो समर्थन करने आ गए, बताइए कैसे कैसे। सर BSE टुडे 58,000 विल इन्वेस्ट मोर इन इंडिया। नारायण शंकर रमन जी, वेरी गुड, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और देख लेते हैं और क्या क्या स्थिति है। कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स मेकर्स बूस्ट डिस्पैचेस एज इकोनॉमी इम्प्रूव्स। तो कमर्शियल व्हीकल मेकर्स भी जो है, उनकी भी जो सेल है बड़ी दबा कर आगे बढ़ रही है। टाटा मोटर्स देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 21 जुलाई 2000, अगस्त 20 17,000 था। जुलाई 21 23,000 करोड़, जुलाई 29,000 करोड़, अगस्त 21, अगस्त 20 5,000, 8,400, 2100, 3,800, 15,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल ड्रॉप हुई है। बाकी सबकी 66% बढ़ी है, 44% बढ़ी है, 76% बढ़ी है, सबकी सेल बढ़ रही है, सब बढ़े हुए हैं। तो चारों तरफ से इकोनॉमी पटरी पर आ रही है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल में एक बहुत बड़ा फर्क उसका भी आया है, जो सरकार ने एक नया जो पॉलिसी निकाली है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी,
उसमें भी कि जो पुराने हो गए होंगे उनको हटा, जो अभी तक जुगाड़ से चल रहे थे अब उनको हटाना पड़ेगा, तो उसका भी फ़र्क आया होगा, ये फ़र्क भी आया होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो आपके सामने, इन चीज़ों को हमको देखना समझना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा भारत प्रगति के किस रास्ते पर है। चलिए, और किस किस रास्ते पर है, बस इतना ही है क्या? नहीं, अब ज़रा इस चीज़ को देखें आप। आई अपलॉड प्रेसिडेंट पुतिन्स विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रशिया फार ईस्ट। India will be reliable partner for Russia in realizing this vision. In 2019, when I had visited Vladivostok to attend the forum, I had announced India's commitment to enact Far East policy. PM नरेंद्र मोदी रशिया के साथ गलबहियां कर रहे हैं। पता है कि अमेरिका से कुछ हासिल नहीं होने वाला, अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है। वापस रशिया के साथ, भारत ने रशिया से कभी संबंध खराब करे नहीं थे, वापस रशिया को भी साथ लेकर चल रहे, क्योंकि मालूम है अब ये अफगानिस्तान से लेकर सब जगह रशिया की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाइना से भी अगर कुछ पंगेबाजी होती तो रशिया की ज़रूरत पड़ेगी। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ भी मधुर संबंध रखने के लिए और हथियार के लिए भी रशिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते आप। अमेरिका की स्थिति बहुत ख़राब है, अमेरिका की छवि बहुत ख़राब हुई है। हथियार लेने में भी भारत जो है अमेरिका से थोड़ा सा कतरा रहा है। और क्या हुआ? और भी बहुत कुछ बोले। India and Russia are partners in space exploration. We will also partner in opening of Nadan Sea route. Our energy partnership can help bring stability to global energy market. PM addresses Eastern Economic Forum. क्या क्या कह रहे हैं सुन लें। For Russia in realizing this vision. In 2019, when I had visited Vladivostok to attend the forum, I had announced India's commitment to an Act Far East policy. तो अमेरिका तो अपनी जगह है ही, अमेरिका का साथ छोड़ा नहीं है, रशिया का साथ वापस दोबारा। तमाम सारी बातें और कही, और भी बहुत कुछ कहा। भारत आमंत्रित किया है रशिया के डेलीगेशन को। I would like to extend an invitation for the governors of 11 regions of the Russian Far East to visit India at the earliest. जल्दी से जल्दी आ जाइए, भारत आ जाइए फटाफट। हमें आपके साथ में बहुत बिजनेस अभी करना है। ये छोटा मत समझिएगा इस बयान को, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। I would like to extend an invitation for the governors of 11 regions of the Russian Far East to visit India at the earliest. बहुत मायने हैं at the earliest के, बहुत सारे मायने हैं इसके। आने वाले समय में आपको ये मायने दिखेंगे, आपको ये सारा काम भी दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार किस तरह से काम करे। बहुत सारे लोगों ने बोला भाई हम अफगानिस्तान में क्यों नहीं हाथ डालते, क्यों नहीं डालते, समझ में आ गया, पहले दिन से समझ में आ गया, क्योंकि अमेरिका इतने सारे हथियार छोड़ कर आया था, इसलिए नहीं डालते। क्योंकि अब वो पूरी सेना है अपने आप में, आप नहीं लड़ पाओगे उससे, इसलिए नहीं डालते। अब दूसरी बात, कबाड़ी से लड़ने का समय नहीं है। हमारी विकास एक्सप्रेस चल रही है, हमारी विकास बुलेट ट्रेन चल रही है, हमारे पास कबाड़ियों से लड़ने का समय नहीं है, हमारे पास भारत निर्माण के लिए समय नहीं है, तो हम दूसरे से क्या लड़ेंगे? ठीक है ना। इसलिए भारत को सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो भारत के अंदर क्या चल रहा है, भारत के अंदर जो चल रहा है वो भी देख लेते हैं, आइए। सीबीआई मेक्स थर्ड अरेस्ट इन बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस केसेस। ओ हो, मौलाना मोदी ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, कुछ नहीं करता भाई साहब ये मौलाना मोदी। मैं रोज़ फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ, आज फ़ोन करेगा, मुझे बताएगा कि मैंने क्या किया। मैंने वहाँ पे सीबीआई को भेजा तो उसने 3-4 केस और कर दिए और पकड़ लिए लोगों को, लेकिन फ़ोन ही नहीं करता, बताता ही नहीं है। मौलाना मोदी को चाहिए रोज़ 138 करोड़ की जनता को फ़ोन करके बताया करे कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, कल मैंने क्या किया था। रोज़ का अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। बहरहाल बंगाल की वायलेंस में अब सीबीआई एक के बाद एक धड़ाधड़ केसेस कर रही है और धड़ाधड़ लोगों को पकड़ रही है। सबसे मजे की बात है, खुद सीबीआई पर हमला हो गया अभी, खुद सीबीआई पर हमला हो गया अभी 2 दिन पीछे। इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, वहाँ टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, उनको भी धर लिया गया, वो भी जेल में जाएंगे।
ये हालत है तब जब हाई कोर्ट की एसआईटी, ये सीबीआई नहीं है साहब, ये हाई कोर्ट की एसआईटी मान लीजिए इसको, हाई कोर्ट की निगरानी में काम कर रही सीबीआई, तब वो पिट रही है और हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये आलम है। अरे बाबा रे बाबा, बड़ा बुरा हाल है। खैर, ये तो बंगाल में बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ सही होगा शायद। हम मार देंगे। अरे भैया क्या हुआ? यूपी मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बड़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज। ओ हो, एक साथ इतना बड़ा पहाड़, आसमान टूट गया भाई। ये तो वो जो आसमान, जो लोग कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लेके खड़े थे आसमान, ऐसे लेके खड़े हैं, वो गिर जाएगा नहीं तो ज़मीन पे। कौन खड़ा है पता नहीं, लेके किसी किताब में लिखा हुआ आसमान ऐसे लेके खड़े नहीं तो ज़मीन पे गिर जाएगा। तो आज आसमान गिर गया रे बाबा। वो जो लेके खड़े थे वो लोग कहाँ, वो किधर चले गए? कमाल हो गया। तो साहब एफआईआर रद्द करने की जो याचिका थी वो खारिज हो गई, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हाई कोर्ट ने। लंका लग गई साहब, लंका लग गई। ओफो, अब बोलेंगे क्या? हम अरे भैया, सोच समझ कर बोलना चाहिए, बहुत दिक्कत आ जाती है। और यूपी पुलिस तो बार बार बताती भी रहती है कि भाई सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करो, सोच समझ के करो, कष्ट में आ जाओगे। और कभी ऐसी गलती हो भी जाए तो तत्काल प्रभाव से माफ़ी मांगकर उसको मैटर को वहीं ख़त्म करना चाहिए। कोई किसी आपने कुछ कहा, किसी को बुरा लगा, किसी की भावनाएं आहत हुई, तो आप उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर लो। जैसे वो खन्ना साहब हैं, बड़े समझदार हैं, अन अकेडमी वाले, उन्होंने कहा भैया एफआईआर हो, इससे पहले माफ़ी मांग लो। अब ये चीज़ एफआईआर हो भी जाएगी तो बहुत काम आएगी। कोर्ट में जाएंगे तो दिखाएंगे भाई मैंने माफ़ी मांग ली थी। तो इतना बुरा उनके साथ नहीं होगा जितना बुरा हमने तो साहब, जो इतने बच्चे पैदा किए, जो पुलिस मारेगी, जो आप मार दोगे, जो हम मरवा देंगे। टूटे फूटे शायर साहब, बड़ी दिक्कत आ गई शायर साहब को। खैर चलिए और देख लेते और क्या है। सही कह रहे थे, 8 बच्चे मुसलमान किस लिए पैदा करता, बिल्कुल सही कह रहे थे हैं। चलिए खैर, फिलहाल मुसलमान की न्यूज़ नहीं है, कुछ और न्यूज़ है। एनकाउंटर इन यूपी, बलिया में एसटीएफ के 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को किया ढेर। भाई देखो, बच्चों को गलत सिखाओगे तो 8 बच्चे ही पैदा करना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, बख्शना किसी को नहीं है। एसटीएफ ने 1 लाख का इनामी बदमाश था हरीश पासवान, ढेर कर दिया इसको। एनकाउंटर में मारे गए। 7 लोगों की करंट में सुपारी ले रखी थी और तमाम सारे इनके गोरख धंधे थे। पुलिस के ऊपर हमला कर चुके थे। बड़ा गजब का हिस्ट्री सीटर रहा है भाई, सिरदर्द था ये पुलिस के लिए। पुलिस ने इसको आज निपटा दिया। इसलिए कहते हैं क्राइम में आदमी को पढ़ना नहीं चाहिए। क्राइम में आप पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए क्राइम में पढ़ने से पहले बचना चाहिए क्राइम में। चलिए साहब, सेल्फी तो आप सब लेते ही हैं, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब लोग सेल्फी के बड़े शौकीन हैं। कोई बता सकता है सबसे पहली सेल्फी कब ली गई थी? सबसे पहली सेल्फी कब ली गई थी? मोबाइल आने के बाद? आपकी गलत फहमी है। ये रही सबसे पहली सेल्फी आपके लिए। जापान से ये सेल्फी 1920 की, 1920 की ये सेल्फी। ये सबसे पहली सेल्फी ली गई थी। जापान के कपल ने अपनी सेल्फी ली थी खुद से, खुद खींचू जिसको बोलते हैं ना सेल्फी। तो ये वो कपल है जिसने 1920 में ये सेल्फी ली थी। आज इस दुनिया में नहीं होंगे। और कैमरा भी देखिए साहब कितना पुराना वाला है, गजब। इतिहास के झरोके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि सब कुछ बस यही है, यही सही है, जो आज चल रहा है वही एडवांस्ड है। तो शायद एडवांस कुछ भी नहीं है, शायद बहुत पहले से पीछे से चलता आ रहा है। मैंने गोरख धंधा बोला क्या? किधर बोला? गलत धंधा बोला होगा। अगर बोला तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, मेरा ऐसा उद्देश्य कतई नहीं है। मैं तुरंत माफ़ी मांग लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी वरना। शायद मैंने ऐसे ही बोला, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो पक्का मैंने बोला होगा डोंट यूज़। हाँ ठीक है भाई, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा कब मैंने ऐसा बोला। चलिए बच्चे, गलती होती है हमसे, क्यों?
क्योंकि हम लोगों का लालन पोषण सही नहीं हुआ, हमें सही चीज़ें नहीं सिखाई गई, हमको गलत चीज़ें सिखाई गई, तो आज भी ज़बान पर आ जाती है। अगर सही सिखाई होती तो नहीं आती। तो इसलिए अपने बच्चों को सही सिखाइएगा। आप अपने बच्चे को सही सिखा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर एक बच्चे की ज़रूर आज वीडियो आई है। भाई इस रसगुल्ले की ज़रा सुन लीजिए, कुछ कह रहा है रसगुल्ला। नीट बन चला। करोति कल्याणं संपदः शत्रुबुद्धिनाशाय दीपज्योति नमस्तुते दिव्या काणे कुण्डलमोदीय दिव्यालबाहु नमस्कार बाहेर लक्ष्मीकरादेव कच्चा करालो दंडश दीपालावा देवावाशी उजेड पडला तुळशी वाशी माझा नमस्कार सर्व देवाची बोलवा फलकोटे वत्सली मही दिवो योनो प्रचोदयात् मम गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्मोऽतु बिन्दु प्रभाते करदर्शनम् सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देव माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंत अनंत रघुनायक मागण हेच आता राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वदानने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ तन्मन्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वदनी कवल गीता नाम ज्याशी हरेते सहज अवन होते नाम ज्ञाता पुकाते जीवन करे विद्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म रानी रे। भाई ये गोलगप्पा तो बहुत टैलेंटेड है, ऐसा गोलगप्पा तो हमने टैलेंटेड देखा नहीं, बड़ा गजब का टैलेंटेड है भाई। तो खैर बहुत बहुत शुभाशीष इस बच्ची को। और आप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं ज़रा इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पालने का सही तरीका तो यही है ना। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, हमको ये संस्कार बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। अगर हम नहीं देते फिर वही गोरख धंधा हो जाता बाद में जाके, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब तो ये सरकारी रूप से भी कह दिया गया है इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है बचपन से। बचपन से अगर सही सिखाया जाएगा तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर लाइफ पे माफ़ी मांगनी पड़ती है। आप कोई भी बने रहो, गलती है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो मित्रों अपने बच्चों को भी आप कुछ ऐसा ही सिखाइए, बहुत आवश्यक है। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेट्रियन का एड्रेस है patreon.com/नितिन शुक्ला। और यदि भारत के बाहर सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/nshukla। इससे भी जुड़ जाइए, सबसे ज़रूरी बात। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आपको आज का लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी अन्य चीज़ों को लेकर, बहुत सारे अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर कल हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे गर्मा गर्म मुद्दों के साथ। अफगानिस्तान की कुछ नई न्यूज़ होगी तो उसको भी ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग शायद बोर तो नहीं होने लगे अफगानिस्तान से कहीं, ज़रा जल्दी से बता दीजिए, अफगानिस्तान से कहीं बोर तो नहीं होने लगे? अफगानिस्तान की न्यूज़ लेकर आए इसी प्रकार से। तो वो सारी चीज़ें जैसा आप चाहेंगे उसको ज़रूर लेकर आएंगे। नो मतलब नहीं लाएं, पूरा लिखा कीजिए। अफगानिस्तान के लाना है नई यस, नई यस। बोर नहीं होने लगे तो लोग लिख रहे होंगे नहीं बोर नहीं होने लगे। अफगानिस्तान की न्यूज़ लाएं तो यस हो रहा होगा। तो भाई क्लियर लिखिए, है ना। 2 शब्द और लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीन लगवा लीजिएगा, दोनों शॉट।
वैक्सीन लग गई है तो भी अपने को मास्क पहनना है, नहीं लगी है तो भी पहनना है। मास्क हर हालत में पहनना है, हाथों को चेहरे पर नहीं लगाना है। केसेस फिर से बढ़ रहे हैं जमकर, फिर मत कहना बताया नहीं था, नुकसान हो जाएगा। मेरे यहाँ पिछले व्यूअर्स भी कम हो चुके हैं, अभी इस बार इस लहर में हर लहर में मेरे व्यूअर्स कम हो जाते हैं भाई, है ना। इसको कम नहीं करना अपने को, ये अपना परिवार छोटा नहीं करना, अपने को बढ़ाना है ना। एक व्यक्ति का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस परिवार का कोई व्यक्ति जाता है वही जानता है, और आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसलिए हर हाल में अपने आप को बचा कर चलना है, थर्ड वेव को देश में घुसने नहीं देना है, ठीक है ना। जैसे आतंकवादियों को मोदी जी नहीं घुसने दे रहे ना, थर्ड वेव को नहीं घुसने देने का दायित्व आपके और मेरे पास है, सैनिकों के पास नहीं। इसलिए हमको सैनिक बनकर काम करना है, इसका ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।